नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका ऑनलाइन स्टडी ग्रुप में। घटनासार करंट अर्धवार्षिकी 2023 का नया संस्करण उपलब्ध हो चुका है। इसके अंतर्गत आप लोग जुलाई 2023 से 26 दिसंबर 2023 तक के करंट को कवर करेंगे और आज की इस क्लास में इसके राष्ट्रीय घटनाक्रम से संबंधित वन लाइनर पार्ट को कंप्लीट कराया जाएगा। जब आप प्रश्नों को सॉल्व करेंगे तो जहां पर अतिरिक्त फैक्ट्स की आवश्यकता होगी वहां पर अतिरिक्त फैक्ट्स को भी सम्मिलित करते हुए इस पूरे सेशन को 360 डिग्री में कंप्लीट कराया जाएगा। तो चलिए प्रारंभ करते हैं प्रश्नों की श्रृंखला को। और यहां पर सबसे पहला प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है कि ब्रह्मोस मिसाइल से लैस उस मिसाइल विध्वंसक पोत का नाम बताइए जिसे 26 दिसंबर 2023 को नौसेना में शामिल किया गया है। तो उसका नाम है आईएनएस इम्फाल। यानी आईएनएस इम्फाल एक मिसाइल विध्वंसक पोत है जो कि ब्रह्मोस मिसाइल से लैस है और 26 दिसंबर 2023 को नौसेना में इसे शामिल किया गया। क्या नाम है? आईएनएस इम्फाल। देखिए, आईएनएस इम्फाल से संबंधित कुछ और तथ्य भी आपको ध्यान में रखना है। जैसे अगर आपसे यह प्रश्न पूछा जाए कि यह किस प्रोजेक्ट के तहत निर्मित हो रहा है, तो याद रखिएगा प्रोजेक्ट 15 ब्रेवो विशाखापत्तनम श्रेणी के तहत इसे विकसित किया जा रहा है। इसको शॉर्ट फॉर्म में कहते हैं P15B, P फॉर प्रोजेक्ट एंड 15B का मतलब है ब्रेवो। क्लियर है? यानी प्रोजेक्ट 15 ब्रेवो विशाखापत्तनम श्रेणी के तहत ये तीसरा मिसाइल विध्वंसक पोत है। तो आपके मन में यह प्रश्न उठेगा कि इसके पहले दो और पोत कौन से बने? तो याद रखिएगा पहला जो मिसाइल विध्वंसक पोत है जो कि प्रोजेक्ट 15 ब्रेवो विशाखापत्तनम श्रेणी के तहत बना उसका नाम है विशाखापत्तनम। क्लियर है? दूसरे पोत का नाम है मुर्मुगाओ और तीसरा अभी हम लोगों ने जिक्र किया आईएनएस इम्फाल और जो चौथा शामिल किया जाएगा उसका नाम है आईएनएस सूरत। यानी पहला आईएनएस विशाखापत्तनम, दूसरा है आईएनएस मुर्मुगाओ, तीसरा है आईएनएस इम्फाल और चौथा है आईएनएस सूरत। क्लियर है? और अभी जो 26 दिसंबर को शामिल किया गया इसका नाम क्या है? आईएनएस इम्फाल। क्लियर है? कई बार यह भी प्रश्न पूछ लिया जाता है कि इसको किसके द्वारा निर्मित किया जा रहा है। तो याद रखिएगा मुंबई में मझगांव डाक शिप बिल्डर्स लिमिटेड, जिसको आप शॉर्ट फॉर्म में MDSL के नाम से जानते हैं, इसके द्वारा इसे निर्मित किया जा रहा है। क्लियर है? तो इतनी बात आप आईएनएस इम्फाल और उससे अन्य तथ्यों से आप संदर्भित याद रखेंगे। अगले प्रश्न पर चलते हैं। पूछा जा रहा है कि दिसंबर 2023 में यूनेस्को ने विरासत और सांस्कृतिक महत्व के भवनों के संरक्षण और रख रखाव के प्रयासों के लिए किस भारतीय स्थल को यूनेस्को एशिया पैसिफिक सांस्कृतिक विरासत पुरस्कार, जिसका नाम है अवार्ड ऑफ एक्सीलेंस, इससे सम्मानित किया है। तो उस भारतीय स्थल का नाम है पंजाब का वो रामबाग गेट और प्राचीर। यानी एक लाइन में याद रखेंगे कि पंजाब के रामबाग गेट और प्राचीर को यूनेस्को एशिया पैसिफिक सांस्कृतिक विरासत संरक्षण पुरस्कार अवार्ड ऑफ एक्सीलेंस से सम्मानित किया गया है। और किस लिए? तो विरासत और सांस्कृतिक महत्व के भवनों के संरक्षण के लिए जो उनका प्रयास है, इसके लिए इनको यह पुरस्कार मिला। किसकी तरफ से? यूनेस्को की तरफ से। क्लियर है? क्या नाम है उस प्लेस का? पंजाब का रामबाग गेट और प्राचीर। क्लियर है? अगले प्रश्न पर चलिए। पूछा जा रहा है कि हाल ही में भारतीय सशस्त्र बलों को उनके उत्कृष्ट कार्य के लिए किस प्रतिष्ठित पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो याद रखिएगा उस पुरस्कार का नाम है गोल्डन आउल अवार्ड। तो याद रखेंगे गोल्डन आउल अवार्ड किसको दिया गया? भारतीय सशस्त्र बलों को। किस लिए? तो उनके उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए गोल्डन आउल अवार्ड। अगला प्रश्न देखिए। पूछा जा रहा है कि हाल ही में किस बॉलीवुड अभिनेता को पेटा इंडिया द्वारा 2023 के सबसे खूबसूरत शाकाहारी सेलिब्रिटी के रूप में सम्मानित किया गया है? तो याद रखिएगा उन बॉलीवुड अभिनेता का नाम है जैकी श्रॉफ। यहां पर देखिए दो बातें आपको ध्यान में रखना होगा। सबसे पहले तो आपको यह लग रहा होगा ये पेटा क्या है। तो याद रखिएगा पेटा एक एनजीओ है जो कि पशु अधिकार संगठन के तौर पर काम करता है। यदि हम इसके मुख्यालय की बात कर लें, यानी पेटा का जो मेन हेडक्वार्टर कहां पर है, ये तो पेटा के इंडिया के संदर्भ में ये बात कही जा रही है। मैं बात कर रहा हूं पेटा का मुख्यालय कहां है मेन, तो याद रखिएगा इसका मुख्यालय यूएसए के वर्जीनिया में है। क्लियर है? अगर आपसे पेटा का फुल फॉर्म पूछ लिया जाए, पेटा यानी PETA, तो इसका फुल फॉर्म होता है पीपल फॉर द इथिकल ट्रीटमेंट ऑफ एनिमल्स। पीपल फॉर द इथिकल ट्रीटमेंट ऑफ एनिमल्स। क्लियर है? तो ये सारी बातें आप ध्यान में रखेंगे पेटा के संदर्भ में। और इसमें सबसे खूबसूरत शाकाहारी सेलिब्रिटी के रूप में पेटा इंडिया द्वारा जैकी श्रॉफ को सम्मानित किया गया। क्लियर है? अगला प्रश्न देखिए। पूछा जा रहा है कि 2024 में आने वाले 75वें गणतंत्र दिवस समारोह में किस देश के राष्ट्रपति को बतौर मुख्य अतिथि बुलाया गया है? तो याद रखिएगा फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों को 2024 में जो 75वां गणतंत्र दिवस समारोह होगा इसके लिए मुख्य अतिथि के तौर पर आमंत्रित किया गया है। आप सभी इस बात से परिचित हैं कि इसके लिए सबसे पहले अमेरिका के राष्ट्रपति को आमंत्रण दिया गया था। सुरक्षा और अन्य कारणों से उन्होंने इसे लास्ट समय में असमर्थता दिखाई, तो उसके बाद फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों साहब को आमंत्रित किया गया। क्लियर है? अगला देखिए। पूछा जा रहा है कि दिसंबर 2023 में जारी विश्व डिजिटल प्रतिस्पर्धात्मकता रैंकिंग, जिसको शॉर्ट फॉर्म में कहा जाता है WDCR 2023,
इसमें भारत को कौन सा रैंक मिला है? तो याद रखिएगा इसमें भारत को 49वीं रैंक मिली है। देखिए रैंकिंग से एक प्रश्न जरूर मिलेगा आपको, तो याद रखेंगे विश्व डिजिटल प्रतिस्पर्धात्मकता रैंकिंग यानी WDCR 2023 में भारत की रैंक कितनी है? 49वीं। क्लियर है? और इसको कब जारी किया गया? दिसंबर 2023 में। देखिए यहां से संदर्भित क्या प्रश्न बनते हैं? सबसे पहला प्रश्न तो ये बन जाता है कि ये रैंकिंग किसके द्वारा जारी की गई? तो याद रखिएगा विश्व डिजिटल प्रतिस्पर्धात्मकता रैंकिंग जो WDCR है इसको IMD द्वारा जारी किया गया। किसके द्वारा? IMD द्वारा। ठीक है, और IMD का फुल फॉर्म क्या है? इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर मैनेजमेंट डेवलपमेंट। क्या फुल फॉर्म है? इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर मैनेजमेंट डेवलपमेंट। क्लियर है? और भारत की रैंकिंग कितनी है? 49वीं यानी 49। क्लियर है? अगले प्रश्न पर चलते हैं। पूछा जा रहा है कि भारत की पहली महिला जिन्हें दिसंबर 2023 में इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर द यूनिफिकेशन ऑफ प्राइवेट लॉ यानी UNIDROIT की गवर्निंग काउंसिल के लिए चुना गया है, तो उनका नाम क्या है? उनका नाम है उमा शेखर। तो याद रखेंगे भारत की पहली महिला है, इसलिए प्रश्न इंपॉर्टेंट हो जाता है। भारत की पहली महिला जिनको इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर द यूनिफिकेशन ऑफ प्राइवेट लॉ यानी UNIDROIT की गवर्निंग काउंसिल के लिए चुना गया, उनका नाम क्या है? उमा शेखर। क्या नाम है? उमा शेखर। याद रखेंगे। अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न पूछा जा रहा है कि केंद्रीय मंत्रिमंडल ने हाल ही में गुजरात के किस हवाई अड्डे को अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा घोषित करने की मंजूरी दी है? तो याद रखिएगा उसका नाम है सूरत हवाई अड्डा, यानी अब सूरत हवाई अड्डा एक अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा हो चुका है, इसे केंद्रीय मंत्रिमंडल की मंजूरी मिल चुकी है। क्लियर है? तो अब सूरत क्या है? अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। क्लियर है? अगला देखिए। अगला प्रश्न पूछा जा रहा है कि भारतीय वायुसेना ने दिसंबर 2023 में किस वायु रक्षा मिसाइल प्रणाली का सफल परीक्षण किया है? तो याद रखिएगा उसका नाम है समर। तो देखिए प्रश्न ऐसे भी पूछा जा सकता है कि हाल ही में चर्चा में रहा समर किससे संबंधित है? तो आपका पहला जवाब क्या हो जाएगा कि यह वायु रक्षा मिसाइल प्रणाली है। समर क्या है? एक वायु रक्षा मिसाइल प्रणाली है। और अगर आप समर के फुल फॉर्म को जान लेते हैं तो बात और स्पष्ट होगी। जो समर का फुल फॉर्म है, इसका फुल फॉर्म होता है सरफेस टू एयर मिसाइल फॉर एश्योर्ड रिटेलिएशन। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, सरफेस टू एयर मिसाइल फॉर एश्योर्ड रिटेलिएशन। ठीक है, ये समर का फुल फॉर्म है, आप जरूर याद रखेंगे। यहां पर एक बात और याद रखिएगा, आपसे ये पूछा जा सकता है कि ये किस युद्धाभ्यास के दौरान इसका सफल परीक्षण किया गया? तो याद रखिएगा भारतीय वायुसेना द्वारा जो अस्त्र शक्ति 2023, क्या नाम है? अस्त्र शक्ति 2023 युद्धाभ्यास जो कि भारतीय वायुसेना द्वारा किया गया, इसी दौरान सूर्यलंका एयरपोर्ट स्टेशन पर इस समर वायु रक्षा मिसाइल प्रणाली का सफल परीक्षण किया गया। कहां? किस एयरफोर्स स्टेशन से? सूर्यलंका एयरफोर्स स्टेशन से। क्लियर है? किस युद्धाभ्यास के दौरान? तो अस्त्र शक्ति युद्धाभ्यास 2023। और समर के फुल फॉर्म को भी आप याद रखेंगे। क्लियर है? अगले प्रश्न की तरफ चलिए। अगले प्रश्न में पूछा जा रहा है कि प्रधानमंत्री मोदी ने 18 दिसंबर 2023 को कहां पर दुनिया के सबसे बड़े ध्यान केंद्र जिसका नाम क्या है? स्वरवेद महामंदिर, इसका उद्घाटन किया। और यह कहा जा रहा है कि दुनिया का सबसे बड़ा ध्यान केंद्र जहां पर एक साथ, देखिए ये आंकड़ा ये मिसप्रिंट है, ये 20,000 है। ठीक है, इसको करेक्ट कर लेंगे आप। यहां पर एक साथ 20,000 लोग ध्यान लगा सकते हैं, इस तरह की व्यवस्था यहां पर स्वरवेद महामंदिर में है। और ये जो स्वरवेद महामंदिर ये कहां पर है? तो जो मूल प्रश्न है कि ये वाराणसी में। क्लियर है? तो याद रखेंगे वाराणसी में जो स्वरवेद मंदिर है इसका उद्घाटन किया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 18 दिसंबर 2023 को। यह दुनिया का सबसे बड़ा ध्यान केंद्र है जहां पर एक साथ 20,000 लोग ध्यान लगा सकते हैं, इस तरह की व्यवस्था यहां पर डेवलप है। क्लियर है? तो ये बात आप ध्यान में रखेंगे स्वरवेद मंदिर के। यहां पर एक तथ्य और इंक्लूड करिए कि जो स्वरवेद मंदिर है इसका जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उद्घाटन किया तो इसी के साथ साथ उन्होंने संत सदाफल महाराज की 135 फुट ऊंची प्रतिमा का भी शिलान्यास किया। तो यह प्रश्न पूछा जा सकता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा संत सदाफल महाराज की 135 फुट ऊंची प्रतिमा का शिलान्यास कहां किया गया? तो याद रखेंगे स्वरवेद मंदिर वाराणसी में। क्लियर है? तो ये दोनों बातें आप कोरिलेट करके याद रखिएगा। अगला देखिए, क्या नाम है संत का? सदाफल महाराज। अगला देखिए, पूछा जा रहा है कि हाल ही में भारत में पहली बार किस दुर्लभ बीमारी से पीड़ित बच्चे का सफल बोन मैरो प्रत्यारोपण हुआ? देखिए ये जो बोन मैरो, इसको हिंदी में कहा जाता है अस्थि मज्जा। अब इसको आप साइंस से भी कोरिलेट करिए। साइंस में अब बोन मैरो से संबंधित जो भी तथ्य आपके हैं उनको जरूर आप रिवाइज कर लीजिएगा, क्योंकि कई बार करंट में जो चर्चा में शब्द रहते हैं उसके स्टैटिक पार्ट से भी प्रश्न बन जाता है। क्लियर है? तो याद रखेंगे भारत में पहली बार प्राथमिक इम्यूनोडिफिशियंसी बीमारी से पीड़ित जो बच्चा था उसके सफल बोन मैरो प्रत्यारोपण को किया गया। क्लियर है? तो ये भारत में पहली बार ऐसा हुआ है कि प्राथमिक इम्यूनोडिफिशियंसी जैसी दुर्लभ बीमारी से पीड़ित बच्चे का सफल बोन मैरो प्रत्यारोपण हुआ है। और ये कहां पर किया गया ट्रांसप्लांट? तो याद रखिएगा ये दिल्ली कैंट स्थित आर्मी हॉस्पिटल में ये
सफल प्रत्यारोपण हुआ है। ठीक है, तो याद रखेंगे किस दुर्लभ बीमारी से पीड़ित था बच्चा? प्राथमिक इम्यूनोडिफिशियंसी से। और ऐसा पहली बार हुआ भारत में जब उसका सफल बोन मैरो प्रत्यारोपण हुआ, दिल्ली कैंट स्थित आर्मी हॉस्पिटल। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न पूछा जा रहा है कि 17 दिसंबर 2023 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहां पर दुनिया के सबसे बड़े कार्यालय भवन डायमंड बोर्स का उद्घाटन किया? तो याद रखिएगा, ये जो दुनिया का सबसे बड़ा कार्यालय भवन डायमंड बोर्स है, इसका उद्घाटन सूरत में किया गया। कहां किया गया? सूरत में किया गया। यहां पर एक बात और याद रखिएगा कि जो कॉम्प्लेक्स है ये हीरो के साथ साथ आभूषण के व्यापार के लिए एक वैश्विक केंद्र होगा। अगला प्रश्न देखिए, पूछा जा रहा है कि किस राज्य सरकार ने दिल्ली में 16 दिसंबर से 30 दिसंबर के बीच हिम महोत्सव का आयोजन किया? तो याद रखिएगा उस राज्य सरकार का नाम है हिमाचल प्रदेश। यानी हिमाचल प्रदेश की राज्य सरकार ने दिल्ली में 16 दिसंबर से 30 दिसंबर के बीच हिम महोत्सव का आयोजन किया। तो ड्यूरेशन भी याद रखेंगे, 16 दिसंबर से 30 दिसंबर के बीच कहां पर हिम महोत्सव हुआ? दिल्ली में। किस राज्य सरकार द्वारा? तो हिमाचल प्रदेश राज्य सरकार द्वारा। क्लियर है? अगला प्रश्न देखिए, पूछा जा रहा है कि विश्व का सबसे ऊंचा फाइटर एयरफील्ड का निर्माण कहां किया जा रहा है? तो याद रखिएगा विश्व का सबसे ऊंचा फाइटर एयरफील्ड का निर्माण लद्दाख के न्योमा में किया जा रहा है। कहां पर? लद्दाख के न्योमा में विश्व के सबसे ऊंचे फाइटर एयरफील्ड का निर्माण किया जा रहा है। कहां पर? लद्दाख के न्योमा में। क्लियर? याद रखेंगे। अगला प्रश्न पूछा जा रहा है कि हाल ही में कश्मीर में लागू आनंद विवाह अधिनियम को वैधानिक मान्यता दी गई है, किसके लिए? अब देखिए यहां पर दो बातें आपको ध्यान में रखना है। सबसे पहली बात तो ये याद रखिए कि जो आनंद विवाह अधिनियम है ये कहां पर हाल ही में लागू हुआ? कश्मीर में। इसको वैधानिक मान्यता दी गई। और किसके तहत? तो सिख विवाह अनुष्ठानों के लिए वैधानिक मान्यता और पंजीकरण प्रावधान से संबंधित है ये आनंद विवाह अधिनियम। अब जरा इसको समझिए कि ये आनंद विवाह अधिनियम क्या है। देखिए यहां से प्रश्न पूछा जा सकता है, तो याद रखिएगा ये जो आनंद विवाह अधिनियम है ये 1909 में लागू हुआ था। कब लागू हुआ था? 1909 में। देखिए होता क्या है कि आनंद एक रस्म है। ठीक है, सिख विवाह के अंतर्गत आनंद एक रस्म है जिसको ऐसी मान्यता है कि इसको प्रारंभ करने का जो श्रेय है वो सिखों के तीसरे गुरु अमरदास जी को है। क्लियर है? तो यहां से भी प्रश्न बन सकता है कि जो आनंद रस्म है इसको प्रारंभ करने का श्रेय किसको जाता है? तो गुरु अमरदास जी को, जो कि सिखों के तीसरे गुरु हैं। और ये सिख विवाह को कानूनी मान्यता प्रदान करता है कौन? आनंद विवाह अधिनियम 1909। क्लियर है? और इसी आनंद विवाह अधिनियम को कश्मीर में वैधानिक मान्यता दी गई है। अब यहां पर भी सिख विवाह अनुष्ठानों के लिए वैधानिक मान्यता और पंजीकरण का प्रावधान मिल गया है। क्लियर है? तो ये पूरी बात आप आनंद विवाह अधिनियम के संदर्भ में याद रखेंगे। क्लियर है? गुरु का भी नाम याद रखेंगे, गुरु अमरदास। अगला देखिए, पूछा जा रहा है कि इंडिगो द्वारा हाल ही में लॉन्च किया गया एआई चैटबॉट जो कि 10 भाषाओं में ग्राहकों के प्रश्नों को संबोधित करता है और एक अनोखा टिकट बुकिंग प्लेटफॉर्म प्रदान करता है, क्या है? तो याद रखिएगा इसका क्या नाम है? तो इसका नाम है 6E स्काई। क्या नाम है? 6E स्काई। तो यहां पर दो बातें याद रखिएगा। सबसे पहली बात यह है कि 6E स्काई का संबंध किससे है? तो याद रखिएगा ये इंडिगो से संबंधित है। ठीक है, ये क्या करेगा? तो ये एआई चैटबॉट है जो कि 10 भाषाओं में ग्राहकों के प्रश्नों को संबोधित करेगा। साथ ही साथ ये जो 6E स्काई है ये टिकट बुकिंग प्लेटफॉर्म भी प्रदान करता है। ठीक है, तो ये याद रखेंगे, ये 6E स्काई का संबंध इंडिगो से। क्लियर है? अगला देखिए, पूछा जा रहा है कि 7 दिसंबर से 24 दिसंबर 2023 के बीच कहां पर अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव 2023 का आयोजन किया गया? तो याद रखेंगे महत्वपूर्ण प्रश्न है। हरियाणा के कुरुक्षेत्र में। कहां पर? हरियाणा के कुरुक्षेत्र में अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव का आयोजन हुआ। और याद रखिएगा ये जो कुरुक्षेत्र हरियाणा में अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव 2023 हुआ, कब से कब तक? तो 7 दिसंबर से 24 दिसंबर 2023 के बीच। और यहां पर एक बात और याद रखिएगा कि जो कुरुक्षेत्र हरियाणा में अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव का आयोजन किया गया, इसमें 2023 में किस राज्य को भागीदार राज्य बनाया गया? तो याद रखिएगा असम को। यहां देश लिखा है, ये मिसप्रिंट है, यहां पर राज्य कर लीजिएगा। 2023 में यह अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव में असम को भागीदार राज्य बनाया गया। किसको? असम को। याद रखिएगा। अगला देखिए, पूछा जा रहा है कि 13 से 14 दिसंबर 2023 को बिहार में आयोजित 2 दिवसीय वैश्विक निवेशक शिखर सम्मेलन के दौरान कुल कितने करोड़ रुपए के एमओयू पर हस्ताक्षर हुए? तो याद रखिएगा कि जो बिहार में 2 दिवसीय वैश्विक निवेश शिखर सम्मेलन हुआ 13 और 14 दिसंबर को, इसमें 50,530 करोड़ रुपए के एमओयू पर हस्ताक्षर हुए। कितनी धनराशि है? 50,530 करोड़ रुपए की। क्लियर है? अगला देखिए, अगला प्रश्न पूछा जा रहा है कि सियाचिन ग्लेशियर के ऑपरेशनल पोस्ट पर, सियाचिन ग्लेशियर के ऑपरेशनल पोस्ट पर हाल ही में तैनात होने वाली भारत की पहली महिला मेडिकल ऑफिसर कौन बनी? तो याद रखेंगे सियाचिन ग्लेशियर के ऑपरेशनल पोस्ट पर तैनात होने वाली भारत की पहली महिला मेडिकल ऑफिसर का नाम है फातिमा वसीम। क्या नाम है? फातिमा वसीम। तो याद रखेंगे कैप्टन फातिमा वसीम भारत की वो पहली महिला मेडिकल ऑफिसर होंगी जो कि
सियाचिन ग्लेशियर के ऑपरेशनल पोस्ट पर तैनाती उनको मिली है, क्या नाम है? फातिमा वसीम। क्लियर है? अगला देखिए, 14 दिसंबर 2023 को भारतीय नौसेना के विशाखापत्तनम स्थित नौसेना डॉकयार्ड में किस फास्ट अटैक क्राफ्ट को कमीशन किया गया? तो उसका नाम है आईएनएस तार मुगली। क्या नाम है? आईएनएस तार मुगली। यानी आईएनएस तार मुगली को 14 दिसंबर 2023 को भारतीय नौसेना के विशाखापत्तनम स्थित नौसेना डॉकयार्ड में इसको कमीशन किया गया। क्लियर है? और ये आईएनएस तार मुगली जो है, इसके संदर्भ में और क्या बात ध्यान में रखेंगे? तो एक प्रश्न पूछा जा सकता है कि जो आईएनएस तार मुगली नाम रखा गया, ये किस पर आधारित है? तो याद रखिएगा, इसका नाम अंडमान समूह के एक छोटे द्वीप तार मुगली द्वीप के नाम पर इसका नाम पड़ा है आईएनएस तार मुगली। क्लियर है? तो याद रखेंगे, आपसे एक सीधा प्रश्न भी पूछा जा सकता है कि तार मुगली द्वीप कहां पर है? तो याद रखेंगे अंडमान समूह में है, और इसी तार मुगली द्वीप के नाम के आधार पर इसका नाम पड़ा है आईएनएस तार मुगली। क्लियर है? इतनी बात आप यहां पर ध्यान में रखिएगा। अगला देखिए, अगला प्रश्न पूछा जा रहा है कि हाल ही में किस आईआईटी के छात्रों के द्वारा पानी में आर्सेनिक और धातु आयनों को हटाने के लिए अमृत नामक एक तकनीक विकसित की गई? तो याद रखिएगा आईआईटी मद्रास के छात्रों द्वारा। क्लियर है? तो यहां पर दो बातें आपको ध्यान में रखना है। सबसे पहले तो ये पूछा जा सकता है कि ये जो अमृत तकनीक है, ये किससे संबंधित है? तो याद रखिएगा, इसे विकसित किया है आईआईटी मद्रास के छात्रों द्वारा, और ये पानी में आर्सेनिक और धातु आयनों को हटाने में मदद करेगी ये अमृत तकनीकी। क्लियर है? तो अब अमृत तकनीक का संबंध आईआईटी मद्रास से। अगला प्रश्न देखिए, पूछा जा रहा है कि दिसंबर 2023 में किस नाम से भारत की सबसे तेज सौर इलेक्ट्रिक नाव को लॉन्च किया गया? तो याद रखिएगा, जो भारत की सबसे तेज सौर इलेक्ट्रिक नाव है उसका नाम है बाराकूडा। क्या नाम है? बाराकूडा। तो याद रखेंगे, भारत की सबसे तेज सौर इलेक्ट्रिक नाव का नाम क्या है? बाराकूडा। अगला देखिए, अगले प्रश्न में पूछा जा रहा है कि मीराबाई की 525वीं जयंती के अवसर पर 23 नवंबर 2023 को मथुरा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कितने रुपए के डाक टिकट और कितने रुपए के स्मारक सिक्के को जारी किया? तो याद रखिएगा, मीराबाई की ये कौन सी जयंती थी? 525वीं। एकदम ये सीधा फैक्ट आपको ध्यान रखना है कि 525वीं जयंती मनाई गई मीराबाई की, और इसी 525वीं जयंती के अवसर पर मथुरा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 5 रुपए के डाक टिकट को जारी किया और 525 रुपए मूल्य का स्मारक सिक्का जारी किया गया। 525वीं जयंती थी, उसी उपलक्ष्य पर 525 रुपए का मूल्य का स्मारक सिक्का और 5 रुपए मूल्य का डाक टिकट मथुरा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मीराबाई जी की 525वीं जयंती के अवसर पर इसे जारी किया। क्लियर है? यहां पर एक बात और याद रखिएगा कि ये जो स्मारक सिक्का था, ये सिक्का आम प्रचलन में नहीं होगा। अगर हम इसके वजन की बात कर लें तो इसका वजन 35 ग्राम, और इसमें 50% चांदी, 40% तांबा, 5% निकेल और 5% जस्ते से इसे बनाया गया। यानी ये 35 ग्राम वजनी सिक्का होगा 525 रुपए मूल्य का, जिसमें 50% चांदी होगी, 40% तांबा, 5% निकेल और 5% जस्ता। क्लियर? अगला देखिए, अगले प्रश्न में पूछा जा रहा है कि वर्ष 2023 में भारत में गूगल पर खोजे जाने वाले जो मैटर हैं, उसमें सबसे महत्वपूर्ण खोज कौन सी रही? यानी सबसे शीर्ष पर कौन सी खोज की गई गूगल पर? तो वो है चंद्रयान 3। ठीक है? यानी चंद्रयान 3 के संदर्भ में 2023 में सबसे ज्यादा सर्च किया गया गूगल पर। क्लियर है? अगला प्रश्न देखिए, पूछा जा रहा है कि हाल ही में किस राज्य सरकार द्वारा राज्य के सभी जिलों में पीएम कॉलेज ऑफ एक्सीलेंस की स्थापना की गई? तो याद रखेंगे, मध्य प्रदेश राज्य सरकार द्वारा। याद रखिएगा, मध्य प्रदेश राज्य सरकार ने अपने राज्य के सभी जिलों में पीएम कॉलेज ऑफ एक्सीलेंस की स्थापना की है। कहां पर? मध्य प्रदेश में। अगला देखिए, पूछा जा रहा है कि दिसंबर 2023 में भारत के किस राज्य में 3 दिवसीय तोरगिया महोत्सव का आयोजन किया गया? तो याद रखिएगा, ये जो तोरगिया महोत्सव है ये अरुणाचल प्रदेश में मनाया गया, और ये कितने दिवसीय महोत्सव था? 3 दिवसीय। तो याद रखेंगे, अरुणाचल प्रदेश में 3 दिवसीय तोरगिया महोत्सव को दिसंबर 2023 में मनाया गया। यहां से महोत्सव से भी प्रश्न आते हैं, याद रखेंगे, तोरगिया महोत्सव अरुणाचल प्रदेश। अगला देखिए, पूछा जा रहा है कि दिसंबर 2023 में 8वें ब्रह्मपुत्र वैली फिल्म फेस्टिवल, जिसको शॉर्ट फॉर्म में कहते हैं BVFF, इसका आयोजन कहां पर किया गया? तो याद रखेंगे, असम के गुवाहाटी में। क्लियर है? तो दो बातें याद रखिएगा कि जो असम के गुवाहाटी में ये जो फेस्टिवल हुआ, जिसका नाम है ब्रह्मपुत्र वैली फिल्म फेस्टिवल यानी BVFF, ये किस क्रम का था? तो याद रखेंगे, ये 8वां था। क्लियर है? यानी ये 8वां BVFF समारोह था जो कि असम के गुवाहाटी में दिसंबर 2023 में हुआ। क्लियर है? ये क्रम जरूर याद रखेंगे। कई बार ऐसा देखा जा रहा है, विभिन्न आयोगों के अगर प्रश्नों की एनालिसिस करें करंट से संबंधित, तो ये क्रम पूछे जा रहे हैं। तो याद रखेंगे, ये 8वां ब्रह्मपुत्र वैली फिल्म फेस्टिवल था जो कि गुवाहाटी असम में दिसंबर 2023 में सेलिब्रेट हुआ। अगला प्रश्न पूछा जा रहा है कि दुबई में COP28 के दौरान जलवायु परिवर्तन की चुनौतियों से निपटने के लिए संयुक्त राष्ट्र के किस अभियान में भारत ने अपनी भागीदारी की घोषणा की है? तो याद रखिएगा, उस अभियान का नाम है रेस टू
रेजिलियंस। क्या नाम है? रेस टू रेजिलियंस। तो याद रखेंगे ये जो रेस टू रेजिलियंस अभियान है, ये संयुक्त राष्ट्र का अभियान और इसमें भारत ने भागीदार होने की घोषणा की है। ये किस दौरान की गई घोषणा? तो याद रखिएगा जब दुबई में COP 28 का आयोजन किया जा रहा था। ठीक है, तो याद रखेंगे जलवायु परिवर्तन की चुनौतियों से निपटने के लिए जो संयुक्त राष्ट्र के द्वारा जो अभियान है रेस टू रेजिलियंस, इसमें भारत ने अपनी भागीदारी होने की घोषणा की। किस दौरान? तो दुबई में हो रहे COP 28 के दौरान। क्लियर है? ये पूरी बात ध्यान रखिएगा क्योंकि ये पूछा जाता है कि रेस टू रेजिलियंस अभियान में भारत ने अपनी भागीदारी सुनिश्चित किस दौरान की, तो या उसमें ऑप्शन लिखा रहेगा COP 28 के दौरान। क्लियर है? तो उस ऑप्शन को आप सही टिक करेंगे। अगला देखिए, अगला प्रश्न पूछा जा रहा है कि 10 दिसंबर 2023 को किस फ्रांसीसी शहर में तमिल वासियों को प्रतिष्ठित जो उनके व्यक्तित्व हैं उनका नाम क्या है? तिरुवल्लुवर के सम्मान में एक प्रतिमा का अनावरण किया गया। तो वो फ्रांसीसी शहर का नाम है सेर्गी शहर। क्लियर है? तो याद रखेंगे सेर्गी शहर जो कि एक फ्रांसीसी शहर है, यहाँ पर तमिल वासियों के जो प्रतिष्ठित व्यक्तित्व हैं जिनका नाम क्या है? तिरुवल्लुवर, इनके सम्मान में एक प्रतिमा का अनावरण किया गया। कहां पर? फ्रांसीसी शहर सेर्गी में। और ये अनावरण कब हुआ? 10 दिसंबर 2023 को। तो याद रखेंगे ये जो तमिल वासियों के प्रतिष्ठित व्यक्तित्व हैं तिरुवल्लुवर, इनके सम्मान में जो प्रतिमा का अनावरण किया गया कहां पर? तो एक लाइन में आपका जवाब होना चाहिए सेर्गी शहर, फ्रांस में। क्लियर है? अगला देखिए, अगला प्रश्न पूछा जा रहा है कि 5 से 6 दिसंबर 2023 को आए मिचोंग तूफान ने भारत के किन राज्यों में भीषण तबाही मचाई? क्लियर है? तो याद रखिएगा ये जो मिचोंग तूफान आया था इसने भारत में तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और उड़ीसा में तबाही मचाई। ठीक है, मिचोंग तूफान ने भारत में कहां तबाही मचाई? तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और उड़ीसा। राज्यों के नाम आप याद रखेंगे। और ये कब आया था मिचोंग तूफान? तो 5 से 6 दिसंबर 2023 के बीच। देखिए तूफान से संबंधित भी प्रश्न बनते हैं। अब इससे संबंधित क्या प्रश्न बन सकता है? देखिए जब हम लोग इसके डिटेल पार्ट को कवर करेंगे तो इसमें अन्य पार्ट तो देखेंगे ही, लेकिन यहाँ पर जो नेसेसरी फैक्ट्स हैं उनको जरूर कोरिलेट करना हो ताकि आपका वो फैक्ट्स कई बार रिवाइज हो और वो चीज आप अच्छे से कवर कर पाए। याद रखिएगा ये बंगाल की खाड़ी में आने वाला एक उष्णकटिबंधीय चक्रवात था। क्या नाम था? मिचोंग तूफान। यहाँ पर एक प्रश्न और पूछा जाता है कि ये नाम किसके द्वारा सुझाया गया? तो याद रखिएगा ये जो मिचोंग तूफान है ये म्यांमार द्वारा दिए गए सुझाव के आधार पर इसका नाम रखा गया मिचोंग तूफान। किसके द्वारा ये नाम सुझाया गया? म्यांमार के द्वारा। फिर ये प्रश्न बनता है कि मिचोंग का अर्थ क्या होता है? तो याद रखिएगा मिचोंग का जो अर्थ है वो ताकत व लचीलापन। ठीक है, इसका अर्थ क्या होता है? ताकत व लचीलापन। इतनी बातें आप मिचोंग तूफान के संदर्भ में याद रखिएगा। अगला प्रश्न देखिए, पूछा जा रहा है कि दिसंबर 2023 में भारत के किस प्रसिद्ध नृत्य को यूनेस्को ने अमूर्त सांस्कृतिक विरासत सूची में शामिल किया? तो याद रखिएगा जो गुजरात में गरबा नृत्य किया जाता है उसको यूनेस्को ने अमूर्त सांस्कृतिक विरासत सूची में शामिल किया। कब? दिसंबर 2023 में। क्लियर है? तो दिसंबर 2023 में यूनेस्को ने गुजरात में जो गरबा नृत्य होता है उसे अमूर्त सांस्कृतिक विरासत सूची में शामिल किया है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। पूछा जा रहा है कि केंद्र सरकार द्वारा हाल ही में राज्यों में आयुष्मान भारत स्वास्थ्य और कल्याण केंद्रों का नाम बदलकर क्या करने की घोषणा की है? तो याद रखिएगा अब इनका नाम होगा आयुष्मान आरोग्य मंदिर। क्लियर है? यानी जो केंद्र सरकार द्वारा जो आयुष्मान भारत पहल चलाई जा रही है इसके तहत जो राज्यों में केंद्र थे उसका नाम पहले था आयुष्मान भारत स्वास्थ्य और कल्याण केंद्र। अब इसका नाम क्या होगा? आयुष्मान आरोग्य मंदिर। ठीक है, ये बात आप ध्यान में रखेंगे। अगला देखिए, पूछा जा रहा है कि नवंबर 2023 में अमेरिका की प्रतिष्ठित टाइम मैगजीन द्वारा जारी टाइम 100 जलवायु सूची में कितने भारतीय और भारतीय मूल के लोगों को इसमें शामिल किया गया है? तो याद रखिएगा 8 लोगों को। क्लियर है? तो ये बात ध्यान रखेंगे कि नवंबर 2023 में जो अमेरिका की एक प्रतिष्ठित टाइम मैगजीन है इसने टाइम 100 जलवायु सूची जारी की जिसमें भारतीय या भारतीय मूल के जो लोग हैं उनकी संख्या कितनी है? 8। क्लियर है? अगला देखिए, पूछा जा रहा है कि हाल ही में समान नागरिक संहिता अपनाने वाला देश का पहला राज्य कौन बन गया? तो याद रखिएगा समान नागरिक संहिता अपनाने वाला देश का पहला राज्य उत्तराखंड बन गया। क्लियर है? अब देखिए समान नागरिक संहिता को लेकर इस समय देश में काफी चर्चाएं हैं। क्लियर है? तो एज ए स्कॉलर आपको क्या क्या बातें ध्यान में रखनी होगी? तो यहां पर एक बात याद रखिएगा कि जो समान नागरिक संहिता है इसी को शॉर्ट फॉर्म में कहते हैं यूसीसी यानी यूनिफॉर्म सिविल कोड। क्लियर है? अच्छा एक बात ये ध्यान में रखिएगा कि जो यूनिफॉर्म सिविल कोड है ये क्या मैटर है भाई? तो याद रखिएगा देश में एक बराबर कानून सभी धर्मों और समुदायों के लिए हो, इससे संबंधित है ये यूसीसी यानी यूनिफॉर्म सिविल कोड। क्लियर है? क्या इसकी कोई संवैधानिक पृष्ठभूमि भी है? तो आपका जवाब होगा हाँ। अनुच्छेद 44 इस बात की व्यवस्था करता है कि देश में समय अनुसार सामाजिक नागरिक संहिता लागू की जा सकती है। एक बात और याद रखिए, एक प्रश्न और भी आप पढ़ते चले आ रहे हैं कि वो भारत का कौन सा राज्य है जहां पर ये सिविल कोड पहले से लागू है? तो याद रखिएगा गोवा में। याद रखेंगे गोवा में 1867 से यानी 1867
ठीक है। 1867 से यूसीसी लागू, जिसको कहते हैं गोवा सिविल कोड, ये पुर्तगालियों के समय से है, तो याद रखिए इसको ये भी कहते हैं पुर्तगाल सिविल कोड। क्लियर है। और गोवा में कब से? 1867 से। और यहाँ पर अभी जो स्वतंत्रता बाद जो समान सिविल संहिता यानी समान नागरिक संहिता लागू करने वाला देश का पहला राज्य बना है, उसका नाम क्या है? उत्तराखंड। क्लियर है। तो इतनी बातें आप यहाँ पर समान नागरिक संहिता के संदर्भ में जरूर याद रखेंगे। अनुच्छेद भी याद रखेंगे, अनुच्छेद 44। अगला देखिए, अगला प्रश्न पूछा जा रहा है कि नवंबर 2023 में भारतीय निर्वाचन आयोग ने किस खिलाड़ी को स्टेट इलेक्शन आइकन नियुक्त करने की घोषणा की है? तो याद रखिएगा उस खिलाड़ी का नाम क्या है? उनका नाम है दिव्य कीर्ति सिंह। क्या नाम है? दिव्य कीर्ति सिंह। और ये जो दिव्य कीर्ति सिंह है, ये एशियाई खेलों की स्वर्ण पदक विजेता रही है। क्लियर है। तो याद रखेंगे एशियाई खेलों की स्वर्ण पदक विजेता दिव्य कीर्ति सिंह जी को नवंबर 2023 में भारतीय निर्वाचन आयोग ने स्टेट इलेक्शन आइकन के तौर पर नियुक्त किया है। ठीक है। तो स्टेट इलेक्शन आइकन के तौर पर किसे नियुक्त किया गया? दिव्य कीर्ति सिंह को। अच्छा, एक प्रश्न और यहां बन सकता है, आपसे ये पूछा जा सकता है कि जो दिव्य कीर्ति सिंह जी हैं, ये किस खेल से संबंधित है? तो याद रखिएगा ये घुड़सवारी में इन्होंने स्वर्ण पदक जीता था। दिव्य कीर्ति सिंह जी ने जो स्वर्ण पदक जीता था, ये घुड़सवारी में जीता था। कई बार स्टेट का नाम पूछ लेता है कि ये किस राज्य से संबंधित हैं, तो याद रखिएगा दिव्य कीर्ति सिंह जी राजस्थान की रहने वाली हैं और इनको भारतीय निर्वाचन आयोग ने स्टेट इलेक्शन कमीशन आइकन के तौर पर नियुक्त किया है। नाम है दिव्य कीर्ति सिंह। अगला देखिए, पूछा जा रहा है कि नवंबर 2023 में किस मंत्रालय के द्वारा महिलाओं के लिए पानी और पानी महिलाओं के लिए अभियान की शुरुआत की गई है? तो याद रखिएगा उस मंत्रालय का नाम है आवास एवं शहरी मामलों का मंत्रालय। यानी आवास एवं शहरी मामलों के मंत्रालय के द्वारा नवंबर 2023 में एक अभियान की शुरुआत की गई, जिसका नाम क्या है? महिलाओं के लिए पानी और पानी महिलाओं के लिए अभियान। क्लियर है। उस अभियान का नाम क्या है? महिलाओं के लिए पानी, पानी महिलाओं के लिए अभियान। और ये आवास एवं शहरी मामलों के मंत्रालय के द्वारा नवंबर 2023 में प्रारंभ किया गया। याद रखेंगे। अगला देखिए, अगला प्रश्न पूछा जा रहा है कि नवंबर 2023 में जारी हुरून इंडिया परोपकार सूची 2023 में कौन भारतीय दानकर्ता शीर्ष पर रहा है? तो याद रखिएगा जो हुरून इंडिया परोपकार सूची आई 2023 में, इसमें जो भारतीय दानकर्ता शीर्ष पर थे उनका नाम है शिव नादर। क्या नाम है उनका? शिव नादर। और ये जो शिव नादर साहब हैं, ये किस कंपनी से संबंधित है? तो ये HCL से संबंधित है। किससे? HCL। क्लियर है। तो याद रखेंगे HCL के शिव नादर साहब जो कि भारतीय हैं और इन्हें भारतीय दानकर्ता में शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ है। किस सूची के अंतर्गत? तो हुरून इंडिया परोपकार सूची 2023। नाम याद रखेंगे शिव नादर और किस कंपनी से रिलेटेड है? HCL से। अगला देखिए, अगले प्रश्न में पूछा जा रहा है कि हाल ही में किस भारतीय संस्थान के द्वारा विकसित कार्बन नैनो फ्लोरेट द्वारा सूर्य के प्रकाश को ऊष्मा में कुशलतापूर्वक परिवर्तित किया जा सकता है? तो याद रखिएगा उस संस्थान का नाम क्या है? IIT बॉम्बे। देखिए IIT के द्वारा जो भी कुछ डेवलपमेंट किया जाता है, इससे संदर्भित प्रश्न भी आपकी परीक्षा में अधिकतर पूछा गया है। क्लियर है। जैसे अभी आपने IIT मद्रास को पढ़ा, जहां पर एक नई तकनीक विकसित की गई थी जिसका नाम था अमृत तकनीकी। अब इसके द्वारा क्या किया जा रहा था? छात्रों द्वारा पानी में आर्सेनिक और धातु आयनों को हटाने के लिए जो तकनीक विकसित की गई थी उसका नाम था तकनीक अमृत। क्लियर है। और वो किस IIT के द्वारा थी? IIT मद्रास। यहां पर बात की जा रही है कि कार्बन नैनो फ्लोरेट के द्वारा सूर्य के प्रकाश को ऊष्मा में कुशलतापूर्वक परिवर्तित करना, और ये किस संस्थान के द्वारा है? तो ये IIT बॉम्बे के द्वारा। क्लियर है। ये दोनों बातें आप ध्यान में रखेंगे। अगला देखिए, अगला प्रश्न पूछा जा रहा है कि आपदा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के योगदान की व्याख्या वाली वह पुस्तक जिसका विमोचन उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के द्वारा 2 दिसंबर 2023 को की गई, उस पुस्तक का नाम क्या है? तो देखिए उस पुस्तक का नाम है, ये सिलियंट लिखा हुआ है, ये सिलियंट यहां पर गलत मिसप्रिंट है, वो रेजिलियंट है। RESILIENT, रेजिलियंट यानी लचीलापन। ठीक है। तो ये रेजिलियंट इंडिया, हाउ मोदी ट्रांसफॉर्म इंडिया डिजास्टर डेमोक्रेटिक पैराडाइज। क्या नाम है पुस्तक का? रेजिलियंट इंडिया, हाउ मोदी ट्रांसफॉर्म इंडिया डिजास्टर डेमोक्रेटिक पैराडाइज। ये पुस्तक का नाम है, जिसे 2 दिसंबर 2023 को उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी साहब के द्वारा इसकी विमोचना की गई। और ये पुस्तक किसके संदर्भित है? तो आपदा में प्रधानमंत्री मोदी के योगदान की ये व्याख्या इस पुस्तक में की गई है। क्लियर है। तो ये नाम आप ध्यान में रखेंगे। अगला देखिए, अगला प्रश्न पूछा जा रहा है कि हाल ही में मर्सर द्वारा जारी क्वालिटी ऑफ इंडेक्स 2023 में किस भारतीय शहर को सबसे अच्छा जीवन स्तर वाला शहर घोषित किया गया है? तो उस शहर का नाम है हैदराबाद। तो याद रखेंगे ये जो क्वालिटी ऑफ इंडेक्स 2023 जारी किया गया, जिसमें बताया गया कि हैदराबाद अच्छा जीवन स्तर वाला शहर है, भारतीय शहर, ये किस के द्वारा रिपोर्ट जारी की गई थी? तो ये मर्सर द्वारा जारी रिपोर्ट में भारतीय शहर में हैदराबाद को अच्छा जीवन स्तर वाला शहर घोषित किया गया। अगला देखिए, अगले प्रश्न में पूछा जा रहा है कि राजनाथ सिंह द्वारा दिसंबर 2023 में कहां पर 40वें तटरक्षक कमांडर सम्मेलन
का उद्घाटन किया गया, तो याद रखिएगा नई दिल्ली में। ठीक है, तो यहां पर दो बातें आपको ध्यान में रखनी होंगी। सबसे पहली बात कि ये जो तटरक्षक कमांडर सम्मेलन हुआ ये किस क्रम का था, तो याद रखिएगा ये 40वां तटरक्षक कमांडर सम्मेलन था और इसका आयोजन कहां पर हुआ, नई दिल्ली में। और इसका उद्घाटन किसने किया था, तो रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के द्वारा 40वें तटरक्षक कमांडर सम्मेलन का उद्घाटन किया गया नई दिल्ली में। क्लियर है। अगला प्रश्न देखिए, पूछा जा रहा है कि 5 दिसंबर 2023 को नई दिल्ली में आयोजित इंटरनेट गवर्नेंस फोरम 2023 का मुख्य विषय क्या था। तो देखिए दो बातें आपको यहां पर ध्यान में रखना है। सबसे पहली बात तो ये कि इंटरनेट गवर्नेंस फोरम 2023 का आयोजन कहां पे हुआ, तो आपका सीधा जवाब होगा नई दिल्ली। दूसरी बात कि जो नई दिल्ली में इंटरनेट गवर्नेंस फोरम 2023 हुआ, इसका मुख्य विषय था भारत के डिजिटल एजेंडे को समायोजित करते हुए आगे बढ़ाना। भारत के डिजिटल एजेंडे को समायोजित करते हुए आगे बढ़ाना, ये मुख्य विषय था दिल्ली में आयोजित इंटरनेट गवर्नेंस फोरम 2023 का। क्लियर है। अगला देखिए, पूछा जा रहा है कि एशिया का सबसे बड़ा ओपन एयर वार्षिक व्यापार मेला जिसका नाम है बाली यात्रा का आयोजन दिसंबर 2023 में कहां पर किया गया। तो याद रखिएगा ये जो बाली यात्रा का आयोजन था ये एशिया का सबसे बड़ा ओपन एयर वार्षिक व्यापार मेला था, पहली बात। और इसका आयोजन बाली यात्रा का महानदी के तट पर कटक उड़ीसा में हुआ। क्लियर है। तो बाली यात्रा का आयोजन महानदी के तट पर कटक उड़ीसा में इसका आयोजन दिसंबर 2023 में हुआ और बाली यात्रा एशिया का सबसे बड़ा ओपन एयर वार्षिक व्यापार मेला था। क्लियर है। अगला देखिए, अगले प्रश्न में पूछा जा रहा है कि 4 दिसंबर 2023 को नौसेना दिवस के अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहां पर 45 फीट ऊंची छत्रपति शिवाजी महाराज की प्रतिमा का अनावरण किया। तो याद रखेंगे महाराष्ट्र राज्य के सिंधुदुर्ग में, महाराष्ट्र राज्य के सिंधुदुर्ग में 45 फीट ऊंची छत्रपति शिवाजी महाराज की प्रतिमा का अनावरण प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया। किस अवसर पर, तो नौसेना दिवस के अवसर पर। और जो दूसरा महत्वपूर्ण प्रश्न आपसे बन सकता है कि नौसेना दिवस कब मनाया जाता है, तो 4 दिसंबर। क्लियर है। तो याद रखेंगे 2023 में जो नौसेना दिवस मनाया गया 4 दिसंबर 2023 को। क्लियर है। और 45 फीट ऊंची प्रतिमा थी छत्रपति शिवाजी महाराज की सिंधुदुर्ग में, महाराष्ट्र में। और किसके द्वारा इसका अनावरण किया गया, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा। अगला प्रश्न पूछा जा रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 11 दिसंबर 2023 को भारत को स्वाधीनता के 100वें वर्ष में विकसित राष्ट्र बनाने के संकल्प के लिए किस पहल की शुरुआत की गई। तो याद रखिएगा उस पहल का नाम है विकसित भारत 2047 युवाओं की आवाज। क्लियर है। तो याद रखिएगा भारत को स्वाधीनता के 100वें वर्ष में एक विकसित राष्ट्र बनाने का जो संकल्प है, इसके लिए जो पहल स्टार्ट की गई उस पहल का नाम है विकसित भारत 2047 युवाओं की आवाज। और इस पहल की शुरुआत किसने की, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। और ये शुरुआत कब हुई, 11 दिसंबर 2023 को। क्लियर है। सभी बातें महत्वपूर्ण हैं, आप ध्यान में रखेंगे। अगला देखिए, पूछा जा रहा है कि दिसंबर 2023 में किस भारतीय शहर ने चीन को पीछे छोड़ते हुए सबसे बड़ी पढ़ने की गतिविधि का गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया। तो याद रखिएगा उस भारतीय शहर का नाम है पुणे, जो कि कहां पर है, महाराष्ट्र में। क्लियर है। तो महाराष्ट्र के पुणे शहर ने चीन को पीछे छोड़ते हुए सबसे बड़ी पढ़ने की गतिविधि का गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया। किसने, पुणे शहर ने। अगला प्रश्न देखिए, पूछा जा रहा है कि आउटलुक बिजनेस मैगजीन ने हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री को चेंज मेकर्स ऑफ द ईयर 2023 की सूची में शामिल किया। तो याद रखिएगा हिमाचल प्रदेश, यानी हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री को चेंज मेकर्स ऑफ द ईयर 2023 की सूची में शामिल किया है। और ये मैगजीन किसके द्वारा प्रकाशित होता है, ये आउटलुक बिजनेस मैगजीन के द्वारा। क्लियर है। यानी आउटलुक बिजनेस मैगजीन ने जो चेंज मेकर्स ऑफ द ईयर 2023 की सूची दी उसमें हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री को शामिल किया गया। क्लियर है। अगला देखिए, पूछा जा रहा है कि दिसंबर 2023 में कहां पर 27वीं पूर्वी क्षेत्रीय परिषद की बैठक आयोजित की गई। तो याद रखिएगा ये जो दिसंबर 2023 में पूर्वी क्षेत्रीय परिषद की बैठक हुई ये किस क्रम की थी, तो याद रखेंगे ये 27वीं बैठक थी। क्लियर है। तो 27वीं पूर्वी क्षेत्रीय परिषद की बैठक दिसंबर 2023 में हुई, कहां पर, पटना में। कहां पर हुई, पटना, बिहार में। क्लियर है। तो यहां पर देखिए एक स्टैटिक पार्ट में आप क्षेत्रीय परिषद से संबंधित जो भी फैक्ट्स हैं, कितनी क्षेत्रीय परिषद है, कौन इसका हेड होता है, इसको भी आप ध्यान में रखेंगे। और साथ ही साथ करंट के इस फैक्ट को भी याद रखेंगे कि 27वीं पूर्वी क्षेत्रीय परिषद की बैठक पटना में आयोजित की गई। अगला करा कि भारत की पहली 6 लेन स्टील स्लैग पर आधारित सड़क का निर्माण कहां किया गया है। तो याद रखिएगा NH6 को हजीरा बंदरगाह से जोड़ने वाली सड़क, जो कि भारत की पहली 6 लेन स्टील स्लैग आधारित सड़क बनी है। क्लियर है। ये भी पूछा जाता है कि ये कितने लेन की है, तो 6 लेन है। तो याद रखेंगे भारत की पहली 6 लेन स्टील स्लैग आधारित सड़क NH6 को हजीरा बंदरगाह से जोड़ने वाली सड़क है। क्लियर है। याद रखेंगे। अगला प्रश्न देखिए, पूछा जा रहा है कि हाल ही में किस राज्य की लाकाडोंग हल्दी को GI टैग दिया गया है। तो याद रखिएगा लाकाडोंग हल्दी का संबंध कहां से, मेघालय से। क्लियर है। तो याद रखेंगे मेघालय की लाकाडोंग हल्दी को अभी GI टैग प्रदान किया गया है। लाकाडोंग हल्दी का संबंध मेघालय से। अगला प्रश्न देखिए, पूछा जा रहा है कि हाल ही में वर्ल्ड ट्रैवल एंड टूरिज्म काउंसिल इंडिया इनिशिएटिव ने
किसे अपना अध्यक्ष नियुक्त किया है? तो याद रखेंगे दीप कालरा को। क्लियर है? तो याद रखेंगे वर्ल्ड ट्रैवल एंड टूरिज्म काउंसिल इंडिया इनिशिएटिव के द्वारा अपना अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? दीप कालरा को। तो याद रखेंगे वर्ल्ड ट्रैवल एंड टूरिज्म काउंसिल इंडिया इनिशिएटिव ने अपना अध्यक्ष दीप कालरा को नियुक्त किया है। अगला देखिए, पूछा जा रहा है कि तृणमूल कांग्रेस की वह लोकसभा सांसद जिनकी सदस्यता पैसा लेकर पूछने के कारण 8 दिसंबर 2023 को रद्द कर दी गई, उनका नाम क्या है? तो उनका नाम है महुआ मोइत्रा। देखिए, इस मैटर को लेकर भी काफी विवाद हुआ था। क्लियर है? तो यहां पर दो बातें आपको मिनिमम याद रखनी होगी। सबसे पहली बात तो ये पूछी जा सकती है कि जो साधारण प्रश्न बनेगा कि किस लोकसभा सदस्य को सदस्यता रद्द की गई, किस आधार पर? पैसा लेकर प्रश्न पूछने के कारण, तो उनका नाम है महुआ मोइत्रा। दूसरा प्रश्न ये पूछा जा सकता है कि महुआ मोइत्रा किस पार्टी से सांसद थी? तो तृणमूल कांग्रेस से। क्लियर है? टीएमसी से। दूसरी बात और याद रखिएगा कि ये जो महुआ मोइत्रा थी, ये भी पूछा जा सकता है कि वो किस लोकसभा सीट से चुनी गई थी। तो याद रखिएगा पश्चिम बंगाल राज्य में एक लोकसभा सीट है जिसका नाम है कृष्णा नगर लोकसभा सीट। तो याद रखेंगे पश्चिम बंगाल की कृष्णा नगर लोकसभा सीट से चुनकर आई थी महुआ मोइत्रा, जो कि टीएमसी सांसद थी। इनको पैसा लेकर प्रश्न पूछने के कारण संसद सदस्यता इनकी 8 दिसंबर 2023 को रद्द कर दी गई। क्लियर है? अगला देखिए, पूछा जा रहा है कि जयपुर स्थित वैक्स म्यूजियम में दिसंबर 2023 में किसकी प्रतिमा का अनावरण किया गया? तो याद रखेंगे डॉक्टर बी.आर. अंबेडकर साहब की। क्लियर है? तो याद रखिएगा ये जो वैक्स म्यूजियम कहां पर? जयपुर में। तो याद रखेंगे जयपुर स्थित जो वैक्स म्यूजियम है, इसमें दिसंबर 2023 में डॉक्टर बी.आर. अंबेडकर साहब की प्रतिमा का अनावरण किया गया। क्लियर है? अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न पूछा जा रहा है कि हाल ही में कहां पर एक पुरातत्वविद द्वारा मध्य पाषाण युग के रॉक पेंटिंग की खोज की गई? तो याद रखिएगा जो मध्य पाषाण युग की रॉक पेंटिंग खोजी गई वो आंध्र प्रदेश में। कहां पर? आंध्र प्रदेश में। तो याद रखेंगे आंध्र प्रदेश में मध्य पाषाण युग की रॉक पेंटिंग की खोज की गई। कहां पर? आंध्र प्रदेश में। अगला प्रश्न देखिए, पूछा जा रहा है कि दिसंबर 2023 में दुबई में संपन्न हुए जलवायु परिवर्तन सम्मेलन, जिसको COP28 के नाम से जाना जाता है, इसमें किस विश्वविद्यालय को ग्रीन यूनिवर्सिटी अवार्ड से सम्मानित किया गया? तो याद रखिएगा उसका नाम है IIT मंडी। अब देखिए, COP28 से संबंधित दो फैक्ट्स आ चुके हैं और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जब हम लोग इसकी डिटेलिंग करेंगे तो उसमें हम लोग और विस्तार से चर्चा करेंगे, लेकिन जो यहाँ फैक्ट्स है उसको भी अच्छे से कवर करिए। तो याद रखिएगा COP28 जो कि एक जलवायु परिवर्तन पर सम्मेलन है, इसका आयोजन कहाँ पे किया गया? तो दुबई में। कब? दिसंबर 2023 में। इसमें किस विश्वविद्यालय को ग्रीन यूनिवर्सिटी अवार्ड मिला? तो याद रखेंगे IIT मंडी को ग्रीन यूनिवर्सिटी का अवार्ड मिला। और अभी एक फैक्ट और क्या पढ़ चुके हैं आप कि इसी COP28 के दौरान भारत ने संयुक्त राष्ट्र का एक अभियान है जिसका नाम है रेस टू रेजिलियंस। क्या नाम है? रेस टू रेजिलियंस। उसमें भी अपनी भागीदारी की घोषणा की है। क्लियर? तो ये फैक्ट्स भी आप ध्यान में रखेंगे और IIT मंडी को ग्रीन यूनिवर्सिटी अवार्ड से सम्मानित किया गया। अगला प्रश्न पूछा जा रहा है कि जम्मू कश्मीर के लिए किस पूर्व क्रिकेटर को युवा मतदाता जागरूकता राजदूत नियुक्त किया गया है? तो उन क्रिकेटर का नाम है सुरेश रैना। तो याद रखेंगे सुरेश रैना साहब को जम्मू कश्मीर के लिए युवा मतदाता जागरूकता राजदूत बनाया गया। क्या बनाया गया? युवा मतदाता जागरूकता राजदूत। क्या नाम है क्रिकेटर का? सुरेश रैना। और कहां के लिए? जम्मू कश्मीर के लिए। अगला प्रश्न देखिए, पूछा जा रहा है कि हाल ही में उत्कृष्ट वैज्ञानिक योगदान के लिए किसे कर्मवीर चक्र पदक और रैक्स कर्मवीर ग्लोबल फेलोशिप से सम्मानित किया गया? तो याद रखिएगा उनका नाम है डॉक्टर हेमचंद्र रवि कुमार। क्या नाम है? डॉक्टर हेमचंद्र रवि कुमार। तो याद रखेंगे डॉक्टर हेमचंद्र रवि कुमार साहब को उनके उत्कृष्ट वैज्ञानिक योगदान के लिए कर्मवीर चक्र पदक और रैक्स कर्मवीर ग्लोबल फेलोशिप से सम्मानित किया गया। क्या नाम है उन साहब का? डॉक्टर हेमचंद्र रवि कुमार साहब। क्लियर? ये नाम आप जरूर ध्यान में रखिएगा। अगला देखिए, अगला प्रश्न पूछा जा रहा है कि हाल ही में कलर कोडेड स्टैम्प पेपर लॉन्च करने वाला देश का पहला राज्य कौन है? तो याद रखिएगा देश का वो पहला राज्य पंजाब होगा जिसने हाल ही में कलर कोडेड स्टैम्प पेपर को लॉन्च किया है। क्या नाम है राज्य का? पंजाब। अगला प्रश्न पूछा जा रहा है कि वह भारतीय राज्य जहां हाल ही में म्यूजिक फ्रॉग की नई प्रजाति खोजी गई, तो याद रखिएगा वो राज्य है अरुणाचल प्रदेश। यानी अरुणाचल प्रदेश में हाल ही में म्यूजिक फ्रॉग की एक नई प्रजाति मिली है। कहां पर? अरुणाचल प्रदेश में। अगला देखिए, पूछा जा रहा है कि नवंबर 2023 में इंडस्ट्री लीडर्स अवार्ड 2023 में किसे भारत के सबसे इनोवेटिव टाइटल ब्रांड के रूप में सम्मानित किया गया? तो याद रखिएगा क्यूटोन टाइल्स को। तो याद रखिएगा क्यूटोन टाइल्स को इंडस्ट्री लीडर्स अवार्ड 2023 में भारत के सबसे इनोवेटिव टाइटल ब्रांड के रूप में सम्मानित किया गया। क्या नाम है उस ब्रांड का? क्यूटोन टाइल्स। क्लियर है? तो ये बात आप ध्यान में रखिएगा। अगले प्रश्न में पूछा जा रहा है कि 24 से 26 नवंबर 2023 को तीसरे विश्व हिंदू कांग्रेस का आयोजन कहां किया गया? तो याद रखिएगा बैंकॉक, थाईलैंड में। तो यहां पर दो बातें आपको ध्यान रखनी है कि जो विश्व हिंदू कांग्रेस का आयोजन हुआ 24 से 26 नवंबर 2023 के बीच, कहां पर हुआ? तो बैंकॉक, थाईलैंड में। और ये किस क्रम का था? तो ये तीसरा विश्व हिंदू कांग्रेस का आयोजन था जो बैंकॉक, थाईलैंड में 24 से 26 नवंबर 2023 के बीच हुआ। क्लियर? क्रम जरूर याद रखिएगा। अगला प्रश्न देखिए,
पूछा जा रहा है कि 22 से 26 नवंबर 2023 को आसियान भारत का पोषक अनाज महोत्सव का आयोजन कहाँ किया गया? तो याद रखेंगे जकार्ता, इंडोनेशिया में। क्लियर है? तो याद रखेंगे। और ये आयोजन कब से कब तक हुआ? तो 22 से 26 नवंबर 2023 के बीच आसियान भारत का पोषक अनाज महोत्सव कहां पर? जकार्ता, इंडोनेशिया में। क्लियर है? अगला प्रश्न देखिए। पूछा जा रहा है कि भारतीय संविधान पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भाषणों का संकलन न्यू इंडिया का सामवेद नामक पुस्तक का जो विमोचन है वो दिसंबर 2023 में किसके द्वारा किया गया? तो याद रखिएगा, ये जो न्यू इंडिया का सामवेद नामक जो पुस्तक है इसका विमोचन किया पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद साहब ने। और ये जो न्यू इंडिया का सामवेद पुस्तक है ये किसका संकलन है? तो ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भारतीय संविधान पर जो दिए गए भाषण है इनका संकलन है, जो कि न्यू इंडिया सामवेद नामक पुस्तक से सामने आया और इसका विमोचन किया पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद साहब ने। न्यू इंडिया का सामवेद। अगला देखिए। पूछा जा रहा है कि अक्टूबर 2023 में ISO प्रमाण पत्र प्राप्त करने वाला भारत का पहला महिला पुलिस स्टेशन बना है, ये कहां पर है? तो याद रखिएगा ये मध्य प्रदेश के भोपाल में। क्लियर है? तो याद रखिएगा मध्य प्रदेश का भोपाल, जिसमें एक महिला पुलिस स्टेशन जो कि भारत का पहला महिला पुलिस स्टेशन है जिसको ISO प्रमाण पत्र मिला है। और ये जो ISO प्रमाण पत्र मिला है ये 9001-2015 ISO प्रमाण पत्र मिला है भोपाल मध्य प्रदेश के इस महिला पुलिस स्टेशन को, जो कि भारत का पहला महिला पुलिस स्टेशन बन गया है। क्लियर है? अगला देखिए। और एक बात और यहाँ याद रखिएगा कि इस महिला पुलिस स्टेशन को या इस महिला पुलिस थाने को पीड़ित मित्रवत बनाया गया है। ठीक है? यानी जो भी पीड़ित आए उसके साथ एक मित्रवत व्यवहार किया जाए और इस प्रकार से वहां पर कार्य किया गया और उस थाने को 9001-2015 ISO प्रमाण पत्र मिला। अगला प्रश्न पूछा जा रहा है कि झारखंड का सबसे लंबा पुल, जिसकी लंबाई कितनी है? 2.34 किलोमीटर, जो कि दुमका जिले में किस नदी पर निर्मित किया गया है? इसका उद्घाटन 30 अक्टूबर 2023 को किया गया। तो याद रखिएगा ये मयूराक्षी नदी के पे ये झारखंड का सबसे लंबा पुल निर्मित किया गया है। तो याद रखेंगे झारखंड का जो सबसे लंबा पुल बना वो किस नदी पर? मयूराक्षी नदी पर। और ये कितना लंबा है? 2.34 किलोमीटर लंबा है। अब देखिए दुमका जिले में। क्लियर है? अब यहाँ पर इसके स्टैटिक पार्ट से भी बन सकता है प्रश्न। इंडियन ज्योग्राफी से एक प्रश्न बनेगा कि मयूराक्षी नदी का उद्गम कहाँ से है? मयूराक्षी नदी किन किन राज्यों से निकल के जाती है? ठीक है? मयूराक्षी नदी किसकी सहायक नदी है? तो इन सभी पार्ट से भी प्रश्न बन सकते हैं। आप लोग इसको जरूर कवर कर लेंगे और जब इंडियन ज्योग्राफी के जब प्रश्नों को कवर कराया जाएगा तो मैं भी इस पर विशेष ध्यान देते हुए इसको कवर करा दूंगा। क्लियर है? तो आगे चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगर मैं अभी इस करंट के सेशन में अगर इसमें डीप में जाने लगा तो थोड़ा ये सेशन लेंदी हो जाएगा, तो इसको अभी करंट फोकस पर रखते हुए इस सेशन को हम लोग लेंगे। अगला प्रश्न पूछा जा रहा है कि भारत का पहला पॉलीथीन कचरा बैंक सितंबर 2023 में कहां पर शुरू किया गया? तो याद रखिएगा जो भारत का पहला पॉलीथीन कचरा बैंक है ये देहरादून कैंट बोर्ड के द्वारा इस तरह की इनिशिएटिव शुरू किया गया है और ये देहरादून कैंट बोर्ड उत्तराखंड राज्य में, और ये भारत का पहला पॉलीथीन कचरा बैंक होगा। ठीक है? तो देहरादून कैंट बोर्ड भारत का पहला पॉलीथीन कचरा बैंक जो कि सितंबर 2023 में से शुरू किया गया। अगला देखिए। अगला प्रश्न पूछा जा रहा है कि हाल ही में किस भारतीय संस्थान के वैज्ञानिकों द्वारा अत्याधुनिक क्वांटम समर्थित हरित हाइड्रोजन उत्पादन तकनीक का विकास किया गया? तो याद रखिएगा उस भारतीय संस्थान का नाम है बनारस हिंदू विश्वविद्यालय यानी BHU। यानी BHU संस्थान ने वहां के जो वैज्ञानिक हैं उन्होंने अत्याधुनिक क्वांटम समर्पित हरित हाइड्रोजन उत्पादन तकनीक को डेवलप किया है। कहाँ के? BHU के वैज्ञानिकों ने। ठीक है? अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न पूछा जा रहा है कि वह राज्य सरकार जिसने अक्टूबर 2023 में पानी की अधिक खपत वाले धान की प्रजाति जिसका नाम क्या है? पूसा 44, इसकी खेती पर प्रतिबंध लगा दिया है। तो याद रखिएगा उस राज्य सरकार का नाम है पंजाब। यानी पंजाब ने पूसा 44 की खेती पर प्रतिबंध लगाया। जो स्टैटिक प्रश्न बन सकता है कि पूसा 44 किसकी प्रजाति है? तो याद रखेंगे ये धान की प्रजाति है, लेकिन ये जो पूसा 44 धान की प्रजाति है ये अधिक पानी की खपत करती है, इसीलिए पंजाब सरकार ने इसकी खेती पर प्रतिबंध लगा दिया है। क्लियर है? तो यहां से आप जो धान की अन्य किस्में हैं उसको भी याद रख लेंगे क्योंकि वहां से भी प्रश्न बन सकता है। अगला देखिए। पूछा जा रहा है कि किस राज्य ने अक्टूबर 2023 में राज्य पशु की सुरक्षा के लिए नीलगिरी ताहर संरक्षण परियोजना की शुरुआत की है? तो याद रखिएगा तमिलनाडु ने। यानी तमिलनाडु राज्य ने अक्टूबर 2023 में राज्य पशु की सुरक्षा के लिए नीलगिरी ताहर संरक्षण परियोजना की शुरुआत की है। तो याद रखेंगे नीलगिरी ताहर संरक्षण परियोजना किसके द्वारा? तो तमिलनाडु राज्य के द्वारा। अगला देखिए। पूछा जा रहा है कि वह राज्य जिसने अक्टूबर 2023 में मिशन महिला सारथी, क्या नाम है मिशन का? मिशन महिला सारथी, इसका उद्घाटन किया, तो उस राज्य का नाम है उत्तर प्रदेश। अब देखिए जिनको उत्तर प्रदेश से संबंधित परीक्षाएं देनी, जैसे जिसको APS की परीक्षा देनी हो या RO ARO या PCS की परीक्षा या अन्य आयोग UPSSC की परीक्षा या UPP देना है जिसको, तो उनको ये ध्यान रखना होगा उत्तर प्रदेश के जो मिशन है या जो उत्तर प्रदेश की योजनाएं हैं उस पर भी विशेष फोकस रखना होगा।
तो याद रखिएगा मिशन महिला सारथी का उद्घाटन उत्तर प्रदेश में किया गया। अब ये जो मिशन महिला सारथी है ये क्या है? तो याद रखिएगा मिशन महिला सारथी के तहत हुआ क्या कि कैसे सार्वजनिक परिवहन के क्षेत्र में महिलाओं को रोजगार दिया जा सके, इसकी व्यवस्था की गई। यानी सार्वजनिक परिवहन के क्षेत्र में महिलाओं को रोजगार दिया जा सके, साथ ही साथ महिला यात्रियों के लिए सुरक्षित और आरामदायक यात्रा सुविधा कैसे दी जा सके, ये मूल उद्देश्य है किसका? मिशन महिला सारथी योजना का। क्लियर है? अब इसके तहत हुआ क्या कि जब इसकी शुरुआत की गई तो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के द्वारा 51 बसों को हरी झंडी दिखाई गई और इन 51 बसों में ड्राइवर और कंडक्टर के रूप में महिला कर्मचारी की नियुक्ति की गई और उन्हीं के द्वारा यह संचालित किया जा रहा है और इसी योजना को कहा गया मिशन महिला सारथी। क्लियर है? यहां पर एक बात और याद रखिएगा कि जो उत्तर प्रदेश में मिशन शक्ति अभियान शुरू किया गया था अक्टूबर 2020 में, उसी के तहत ये मिशन महिला सारथी का उद्घाटन उत्तर प्रदेश में हुआ है। क्लियर है? तो ये सारी बातें आप ध्यान में रखेंगे। अगले प्रश्न की तरफ चल रहे हैं हम लोग। अगला प्रश्न पूछा जा रहा है कि अक्टूबर 2023 में किस देश की अदालत ने 8 पूर्व भारतीय नौसैनिक कर्मियों को मौत की सजा सुनाई है? तो याद रखिएगा उस देश का नाम है कतर। यानी कतर की अदालत ने 8 पूर्व भारतीय नौसैनिक कर्मियों को मौत की सजा सुनाई है। कहां पे? कतर में। आज की जो करंट की डेट में जो इसका डेवलपमेंट है, वहां की अदालत ने इनकी सजा को कम कर दिया है, लेकिन इनके ऊपर जो जासूसी का आरोप था उसको हटाया नहीं गया है। ठीक है? ये इजराइल के लिए ऐसा आरोप है कि इजराइल के लिए जासूसी कर रहे थे, तो ये इनकी सजा को कम किया गया है। जो इनके ऊपर आरोप था वो एज इट इज है, बस सजा कम कर दी गई है। ठीक है? और ये किस देश से संबंधित अदालत ने ये किया है? कतर। क्लियर है? अगला देखिए। अगला जो प्रश्न पूछा जा रहा है कि अक्टूबर 2023 में भारतीय सेना की पहली वर्टिकल विंड टनल का निर्माण किस राज्य में किया जा रहा है? तो याद रखिएगा बकलोह, हिमाचल प्रदेश में। तो याद रखेंगे भारतीय सेना की पहली वर्टिकल विंड टनल का जो निर्माण है वो कहां पर हो रहा है? बकलोह, हिमाचल प्रदेश में। क्लियर है? अगला देखिए। अगला प्रश्न पूछा जा रहा है कि 7 अक्टूबर 2023 को विश्व कपास दिवस पर केंद्रीय कपड़ा मंत्रालय द्वारा लॉन्च किया गया कपास के ब्रांड का नाम क्या है? तो याद रखिएगा इस कपास के ब्रांड का नाम है कस्तूरी कॉटन भारत। क्या नाम है? कस्तूरी कॉटन भारत। क्लियर है? और ये जो कपास के ब्रांड को लॉन्च किया किसने? केंद्रीय कपड़ा मंत्रालय ने। उस ब्रांड का नाम क्या है? कस्तूरी कॉटन भारत। और ये किस अवसर पर जारी किया गया? तो विश्व कपास दिवस पर। तो ये प्रश्न सीधे भी पूछा जा सकता है कि विश्व कपास दिवस कब मनाया गया? तो याद रखेंगे 7 अक्टूबर 2023 को विश्व कपास दिवस मनाया गया। तो ये बात भी आपको ध्यान में रखना होगा कि विश्व कपास दिवस कब मनाया गया? 7 अक्टूबर 2023 को। अगला प्रश्न देखिए। पूछा जा रहा है कि केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 4 अक्टूबर 2023 को कहां पर समक्का और सरक्का केंद्रीय जनजातीय विश्वविद्यालय की स्थापना को मंजूरी प्रदान की है? तो याद रखिएगा ये जो समक्का और सरक्का केंद्रीय जनजातीय विश्वविद्यालय है, इसकी स्थापना तेलंगाना राज्य के मुलुगु में होगी। क्लियर है? तो केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 4 अक्टूबर 2023 को इस बात की मंजूरी दी कि तेलंगाना के मुलुगु में समक्का और सरक्का केंद्रीय जनजातीय विश्वविद्यालय की स्थापना की जाएगी। क्लियर है? तो अब जितनी जनजातियां हैं इस क्षेत्र की, उनको भी आप अतिरिक्त अन्य जनजातियों को भी जरूर कवर कर लेंगे। क्लियर है? तो यहाँ से ये प्रश्न कोरिलेट किया जा सकता है। और ये जो समक्का और सरक्का केंद्रीय जनजातीय विश्वविद्यालय है, इस कहां पर स्थापित होगा? तेलंगाना राज्य के मुलुगु में। अगला प्रश्न देखिए। पूछा जा रहा है कि 19 अक्टूबर 2023 को संयुक्त राष्ट्र विश्व पर्यटन संगठन द्वारा जारी सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव 2023 की सूची में कच्छ गुजरात के किस गांव को सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव के रूप में चुना गया? तो याद रखिएगा सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव के रूप में धोरडो को चुना गया। किसको? धोरडो को। याद रखेंगे बहुत इंपॉर्टेंट है। किसके द्वारा चुना गया? तो संयुक्त राष्ट्र विश्व पर्यटन संगठन के द्वारा। किसको चुना गया? धोरडो गांव को। धोरडो गांव कहां पर है? तो ये कच्छ गुजरात का एक गांव है धोरडो, जिसको सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव घोषित किया गया 2023 में। क्लियर है? अगला देखिए। अगला प्रश्न पूछा जा रहा है कि संयुक्त अरब अमीरात के दुबई में आयोजित जलवायु परिवर्तन सम्मेलन COP28 में हिस्सा लेते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 1 दिसंबर 2023 को किस पहल की शुरुआत की घोषणा की है? तो याद रखिएगा उस पहल का नाम है ग्रीन क्रेडिट पहल। अभी तक आपने वन लाइनर पार्ट में ये तीसरा फैक्ट पढ़ा है COP28 से संबंधित। क्लियर है? तो याद रखेंगे ये इतना महत्वपूर्ण है। तो याद रखिएगा कि इसी COP28 में जो कि दुबई में आयोजित हो रहा है, इसमें हुआ 1 दिसंबर 2023 को ग्रीन क्रेडिट पहल की शुरुआत की किसने? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। क्या नाम है उस पहल का? ग्रीन क्रेडिट पहल। तो प्रश्न ऐसे भी पूछा जा सकता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 1 दिसंबर 2023 को ग्रीन क्रेडिट पहल की शुरुआत किस दौरान की? और उसमें एक ऑप्शन लिखा रहेगा COP28 के दौरान, तो आप उसको टिक करेंगे। क्लियर है? अगला देखिए। यहां पर एक प्रश्न और बनता है कि जो ग्रीन क्रेडिट पहल है ये क्या होगा इसके तहत? तो याद रखिएगा ग्रीन क्रेडिट पहल के तहत बंजर भूमि में वृक्षारोपण कर हवा में जो उपस्थित कार्बन है इसको सोखा जा सकता है। क्लियर है? तो ये जो ग्रीन क्रेडिट पहल है ये क्या करेगी? बंजर भूमि में वृक्षारोपण कर हवा में उपस्थित कार्बन को इसके द्वारा सोखा जा सकता है। क्लियर है? अगला देखिए।
अगले प्रश्न में पूछा जा रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 30 नवंबर 2023 को कहां पर देश के 10,000वें जन औषधि केंद्र का उद्घाटन किया? तो याद रखिएगा, देवघर एम्स में। ठीक है, देवघर में जो एम्स है उसमें देश के 10,000वें जन औषधि केंद्र का उद्घाटन किया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। और एक बात और याद रखिएगा कि ये जो देवघर एम्स है ये कहां पर है? झारखंड राज्य में है। क्लियर है? तो झारखंड राज्य के देवघर एम्स में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 10,000वें जन औषधि केंद्र का उद्घाटन किया। कब? 30 नवंबर 2023 को। देखिए, ये जो 10,000वां जन औषधि केंद्र है ये एक दृष्टिकोण से और महत्वपूर्ण है। क्या? कि जब इस योजना की शुरुआत हुई थी तो ये लक्ष्य रखा गया था शुरुआत में कि मार्च 2024 तक 10,000 जन औषधि केंद्र स्थापित किया जाएगा। कब तक का लक्ष्य था? मार्च 2024 तक का। लेकिन इसको जो टाइम बाउंड था उसके पहले ही पूरा कर लिया गया। क्लियर है? तो याद रखेंगे ये 10,000वां जन औषधि केंद्र इस दृष्टिकोण से भी महत्वपूर्ण है। और दूसरी बात, यहां से कोरिलेट करके एक प्रश्न और ये बन सकता है कि जब 2023 में स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर प्रधानमंत्री भाषण दे रहे थे तो उस दौरान भी उन्होंने जन औषधि केंद्र खोलने को लेकर एक नए टारगेट की घोषणा की थी। वो टारगेट क्या था? कि मार्च 2026 तक 25,000 जन औषधि केंद्र खोलने का नया टारगेट। क्लियर है? तो दोनों बातें याद रखेंगे कि मार्च 2024 तक 10,000 जन औषधि केंद्र खोलने का टारगेट था जिसको समय से पहले अचीव किया गया, और 2023 में स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर प्रधानमंत्री ने एक नया टारगेट दिया कि मार्च 2026 तक 25,000 जन औषधि केंद्र खोलेंगे। ठीक है? और ये जो 10,000वां जन औषधि केंद्र खोला गया कहां पर? देवघर एम्स में। क्लियर है? अगला देखिए, अगले प्रश्न में पूछा जा रहा है कि नवंबर 2023 में देश की पहली एयरपोर्ट महिला फायर फाइटर कौन बनी है? तो याद रखिएगा उनका नाम है दिशा नाइक। क्लियर है? तो याद रखेंगे दिशा नाइक देश की पहली एयरपोर्ट महिला फायर फाइटर बनी है। क्या नाम है इनका? दिशा नाइक। नाम याद रखेंगे। अगला देखिए, पूछा जा रहा है कि प्रयागराज के वैज्ञानिक पद्मश्री से सम्मानित डॉक्टर अजय सोनकर के एक शोध के अनुसार जो इन्फोसिस इंटरनेशनल जनरल के नवंबर दिसंबर 2023 के अंक में प्रकाशित हुआ, इसके अनुसार भारतीय समुद्र में पहली बार प्लास्टिक की चट्टान कहां मिली? यानी प्लास्टिक की चट्टान का मतलब प्लास्टिक ग्लोमरेट। ये जो प्लास्टिक ग्लोमरेट है ये कहां पर मिला? तो याद रखेंगे अंडमान निकोबार द्वीप समूह में। क्लियर है? तो यहां पर इस पूरी बात को मैं समराइज कर रहा हूं। बात ये कही जा रही है कि जो प्रयागराज के एक वैज्ञानिक है जो कि पद्मश्री से सम्मानित है, उनका नाम है डॉक्टर अजय सोनकर साहब। इनका एक शोध है जो कि किसमें प्रकाशित हुआ? ये प्रकाशित हुआ था इन्फोसिस इंटरनेशनल जर्नल में, और ये अंक प्रकाशित हुआ था नवंबर दिसंबर 2023 में। इसके अनुसार बताया गया कि भारतीय समुद्र में पहली बार प्लास्टिक की चट्टान मिली है जिसको कहा गया प्लास्टिक ग्लोमरेट, और ये कहां मिली है? अंडमान निकोबार द्वीप समूह में। क्लियर है? ये पूरी बात आप ध्यान में रखिएगा। अगला है, भारत में अमेरिकी राजदूत, क्या नाम है इनका? एरिक गारसेटी। इन्होंने 29 नवंबर 2023 को कहां पर द हम्प द्वितीय विश्व युद्ध संग्रहालय का उद्घाटन किया? तो याद रखिएगा इस संग्रहालय का उद्घाटन पूर्वी सियांग जिले के पासी घाट में किया गया, और ये कहां पर, किस राज्य में है? अरुणाचल प्रदेश में। अब देखिए ये बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है, कई एस्पेक्ट्स में ये प्रश्न महत्वपूर्ण है। पहली बात तो हम लोग इसको करंट के एस्पेक्ट्स में देखते हैं। पहली बात, इस प्रश्न को जरा स्पष्ट करिए। आपसे जो सीधा प्रश्न पूछा जाएगा कि द हम्प द्वितीय विश्व युद्ध संग्रहालय का उद्घाटन कहां पे हुआ, तो आप सीधा जवाब देंगे अरुणाचल प्रदेश के पूर्वी सियांग जिले के पासी घाट में। क्लियर है? और ये उद्घाटन किसके द्वारा किया गया? तो भारत में जो अमेरिकी राजदूत हैं जिनका नाम है एरिक गारसेटी, उनके द्वारा। अब ये प्रश्न उठता है कि द हम्प नाम क्या है, और ये क्या है द्वितीय विश्व युद्ध संग्रहालय द हम्प, जो कि अरुणाचल प्रदेश में इसका उद्घाटन हुआ, और वो भी भारत में अमेरिकी राजदूत एरिक गारसेटी के द्वारा किया गया। तो क्या मैटर है? तो याद रखिएगा ये जो हम्प नाम है ये हवाई मार्ग के नाम पर इसका नाम रखा गया। ये जो द्वितीय विश्व युद्ध संग्रहालय का नाम द हम्प आप देख रहे हैं यहाँ पर, ये जो द हम्प नाम है ये हवाई मार्ग के नाम पर इसका नाम रखा गया, हम्प नाम। अब ये हम्प नाम क्या है? देखिए ये जो हम्प मार्ग है ये अरुणाचल प्रदेश, असम, तिब्बत और चीन में जो यूनान जगह है और म्यांमार के क्षेत्र से होकर गुजरता है। यानी हम्प मार्ग कहाँ से? अरुणाचल प्रदेश, असम, तिब्बत, चीन के यूनान और म्यांमार क्षेत्र से होकर गुजरता है। मित्र देश की जो सेना थी उनके पायलटों ने ही इसका नाम रखा था द हम्प। क्लियर है? अब ये द हम्प नाम क्यों रखा था? क्योंकि विमानों को इस क्षेत्र में गहरी घाटियों से होकर गुजरना पड़ता था और फिर तेजी से 10,000 की फीट से भी अधिक पहाड़ों पर उड़ान भरनी पड़ती थी। इसीलिए मित्र देशों की सेनाओं के पायलटों ने इसका नाम रखा द हम्प। क्लियर है? और याद रखिएगा कि द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान अत्यधिक उड़ानें इस क्षेत्र से होकर गुजरी, और ये भी ऐसी भी सोर्सेज हैं कि इसमें बताया गया कि लगभग 650 विमान जो हैं इस क्षेत्र में दुर्घटनाग्रस्त हो गए। द्वितीय विश्व युद्ध में जो लापता अमेरिकी कर्मी हैं इनके अवशेषों का पता लगाने का काम भी अमेरिका के द्वारा किया जा रहा है। तो इन सभी कारणों को ध्यान में रखते हुए द हम्प द्वितीय विश्व युद्ध संग्रहालय का उद्घाटन अरुणाचल प्रदेश के पूर्वी सियांग जिले के पासी घाट में अमेरिकी राजदूत, जो कि भारत में अमेरिकी राजदूत हैं,
एरिक गारसेटी के द्वारा किया गया। क्लियर है? तो ये सारी बातें आपने देखी और इसका बैकग्राउंड भी आपने देखा, तो अब ये प्रश्न आपको याद करना आसान हो गया। ठीक है, तो आपसे सीधा प्रश्न हम्प मार्क भी पूछा जा सकता है। अगला देखिए, अगला प्रश्न पूछा जा रहा है कि भारत के प्रधानमंत्री मोदी ने दुबई में आयोजित COP28 में हिस्सा लेते हुए कब तक भारत में जलवायु परिवर्तन सम्मेलन यानी COP33 कराने का प्रस्ताव रखा है? तो याद रखिएगा, COP33 कराने का प्रस्ताव प्रधानमंत्री ने 2028 तक रखा है। क्लियर है? तो अभी तो आपने देखा था कि भाई COP28 दुबई में हुआ 2023 में, लेकिन इसी बैठक के दौरान प्रधानमंत्री ने 2028 तक भारत में जलवायु परिवर्तन सम्मेलन अर्थात COP33 कराने का प्रस्ताव रखा। ये बहुत इंपॉर्टेंट तथ्य है, याद रखेंगे। COP33 भारत में कब तक कराने का प्रस्ताव है? 2028 तक। अगला देखिए, पूछा जा रहा है कि दिसंबर 2023 में जल शक्ति मंत्रालय ने कहां पर जल इतिहास उत्सव का आयोजन किया? तो याद रखेंगे, ये जो जल इतिहास उत्सव का आयोजन है ये नई दिल्ली में किया गया। किसके द्वारा? जल शक्ति मंत्रालय के द्वारा। अगला प्रश्न देखिए, पूछा जा रहा है कि दिसंबर 2023 में भारत का पहला ऑन डिमांड ब्लड लॉजिस्टिक प्लेटफॉर्म किस नाम से लॉन्च किया गया? तो याद रखेंगे, इस भारत के पहले ऑन डिमांड ब्लड लॉजिस्टिक प्लेटफॉर्म का नाम रखा गया है ब्लड प्लस। क्या नाम रखा गया है? ब्लड प्लस। क्लियर है? अगला देखिए, पूछा जा रहा है कि 17 नवंबर 2023 को दूसरी वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ समिट का वर्चुअल माध्यम से आयोजन किस देश की अध्यक्षता में किया गया? तो याद रखिएगा, भारत की अध्यक्षता में। तो दो बातें आपको ध्यान रखना है कि ये जो वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ समिट थी, इसका क्रम कौन सा था? तो ये दूसरी वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ समिट थी जो कि वर्चुअल माध्यम से हुई और इसकी अध्यक्षता किसने की? भारत ने। और ये कब हुई? 17 नवंबर 2023 को। अगला प्रश्न देखिए, यहां पर एक बात और याद रखिएगा कि जो समिट हुई इसकी थीम क्या थी? तो इसकी थीम थी टुगेदर फॉर एवरीवन्स ग्रोथ विथ एवरीवन ट्रस्ट। क्लियर है? बहुत अच्छी थीम क्या रखी गई? टुगेदर फॉर एवरीवन्स ग्रोथ विथ एवरीवन ट्रस्ट। ये किसके दौरान ये थीम रखी गई थी? तो दूसरी वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ समिट जिसकी अध्यक्षता भारत ने की थी। क्लियर है? तो थीम याद रखेंगे, टुगेदर फॉर एवरीवन्स ग्रोथ विथ एवरीवन ट्रस्ट। अगला देखिए, अगले प्रश्न में पूछा जा रहा है कि नवंबर 2023 में नारियल विकास बोर्ड ने कहां पर हेलो नारियल फ्रेंड्स ऑफ कोकोनट ट्रीज, जिसको शॉर्ट फॉर्म में कहा जा रहा है FOCT, ये कॉल सेंटर खोला है? तो याद रखिएगा, कोची केरल में। ठीक है, तो कोची केरल में नारियल विकास बोर्ड के द्वारा FOCT कॉल सेंटर खोला गया है। क्लियर है? यहां पर एक प्रश्न और इसके स्टैटिक पार्ट से बन सकता है। आपसे यह प्रश्न पूछा जा सकता है कि नारियल विकास बोर्ड की स्थापना कब हुई? इस तरह के प्रश्न बनते हैं आपके यहाँ। तो याद रखिएगा, नारियल विकास बोर्ड की स्थापना 12 जनवरी 1981 को 1981 में। तो याद रखेंगे, 12 जनवरी 1981 को नारियल विकास बोर्ड की स्थापना हुई। इसका मुख्यालय कोची केरल में ही है। अगर हम इसके क्षेत्रीय कार्यालय की बात करें तो जो नारियल विकास बोर्ड है इसका क्षेत्रीय कार्यालय बेंगलुरु में है, चेन्नई में है, गुवाहाटी में है और पटना में। क्लियर है? और इसका कॉल सेंटर कहाँ पे खोला गया? तो ये कोची केरल में, जहां इसका मुख्यालय है वहां खोला गया। और इस कॉल सेंटर का उद्देश्य क्या है? तो इस कॉल सेंटर का उद्देश्य किसानों को नारियल कटाई और पौध प्रबंधन कार्यों में मदद करना। क्लियर है? तो ये सभी बातें आप ध्यान में रखेंगे नारियल विकास बोर्ड से संबंधित। अगला देखिए, पूछा जा रहा है कि नवंबर 2023 में दिल्ली में आयोजित इंडो पैसिफिक रीजनल डायलॉग, जिसको शॉर्ट फॉर्म में कहते हैं IRRD, इसकी थीम क्या थी? तो यहां पर देखिए, थीम अगर देखें तो थीम थी मैरीटाइम कनेक्टिविटी थ्रू शिपिंग एंड ट्रेड। क्या थीम थी? मैरीटाइम कनेक्टिविटी थ्रू शिपिंग एंड ट्रेड। किसकी थीम थी? तो इंडो पैसिफिक रीजनल डायलॉग यानी IRRD की। और ये जो इंडो पैसिफिक रीजनल डायलॉग IRRD का आयोजन हुआ, ये कहां पर हुआ? नई दिल्ली में। कब हुआ? नवंबर 2023 को। याद रखिएगा। अगला देखिए, पूछा जा रहा है कि नवंबर 2023 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा विकसित भारत संकल्प यात्रा की शुरुआत किस राज्य से की गई? तो याद रखिएगा, उड़ीसा राज्य से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नवंबर 2023 में विकसित भारत संकल्प यात्रा की शुरुआत की। कहां से? उड़ीसा से। अगला देखिए, अगला प्रश्न पूछा जा रहा है कि नवंबर 2023 में चर्चा में रही सिलक्यारा सुरंग किस राज्य में स्थित है? तो याद रखिएगा, ये जो सिलक्यारा सुरंग है ये उत्तराखंड राज्य में स्थित है। क्लियर है? इसके बारे में डिटेल चर्चा और हम लोग जब डिटेल इसका करेंगे तो उसमें करेंगे। सिलक्यारा सुरंग कहां पर? उत्तराखंड में। अगला देखिए, पूछा जा रहा है कि रिलायंस इंडस्ट्रीज ने कहां पर 2025 तक दुनिया का सबसे बड़ा कार्बन फाइबर प्लांट लगाने की घोषणा की है? तो याद रखिएगा, गुजरात में। अब यहां पर दो तीन बातें महत्वपूर्ण हैं कि ये जो दुनिया का सबसे बड़ा कार्बन फाइबर प्लांट लगाने की घोषणा की गई, कहां पर? गुजरात में। कब तक? 2025 तक। किसके द्वारा? तो रिलायंस इंडस्ट्रीज के द्वारा। क्लियर है? तो ये सभी बातें आप ध्यान में रखिएगा। अगला देखिए, पूछा जा रहा है कि वह देश जिसने नवंबर 2023 में भारत में अपने राजनयिक मिशन को स्थायी रूप से बंद करने की घोषणा की है, तो उसका नाम क्या है? तो नाम है अफगानिस्तान। यानी अफगानिस्तान वो देश है जिसने नवंबर 2023 में भारत में अपने राजनयिक मिशन को स्थायी रूप से बंद करने की घोषणा की है। किसने की है? अफगानिस्तान ने। क्लियर है? अगला प्रश्न देखिए,
पूछा जा रहा है कि 21 नवंबर 2023 को गुजरात के किस मछली को राजकीय मछली का दर्जा प्रदान किया गया? तो याद रखिएगा उस प्रसिद्ध मछली का नाम है घोल मछली। यानी घोल मछली जो है अब ये गुजरात की राजकीय मछली हो गई है। क्लियर है? क्या नाम है गुजरात की राजकीय मछली का? घोल मछली। अगला देखिए, अगला प्रश्न पूछा जा रहा है कि सुप्रीम कोर्ट की पहली महिला जज जिनका नवंबर 2023 में निधन हो गया उनका नाम क्या है? तो याद रखिएगा फातिमा बीबी। यानी सुप्रीम कोर्ट की पहली महिला जज का नाम क्या? फातिमा बीबी। इनका हाल ही में नवंबर 2023 में निधन हो गया। अब देखिए यहां से भी प्रश्न बन सकता है क्योंकि इस प्रकार के प्रश्न कई बार बने हैं कि सुप्रीम कोर्ट की पहली महिला जज का नाम, तो आपने बताया कि फातिमा बीबी। याद रखिएगा ये जो फातिमा बीबी जी इनका जन्म 30 अप्रैल 1927 को केरल में हुआ था। ठीक है, 1927 में केरल में फातिमा बीबी का जन्म हुआ। अगर एज ए सुप्रीम कोर्ट जज की बात कर लें तो इनका जो कार्यकाल था वो 1989 से 1992 तक था। ठीक है, ये भी बात पूछी जा सकती है कि 1989 से 92 तक इनका कार्यकाल था। और एक बात और याद रखिएगा कि बाद में इन्होंने 1997 में तमिलनाडु की राज्यपाल के तौर पर भी पदभार ग्रहण किया। क्लियर है? 1997 में ये फातिमा बीबी तमिलनाडु की राज्यपाल बनी और ये फेमस इसलिए भी रहा क्योंकि जो वहाँ पर जयललिता जी के कार्यकाल को लेकर काफ़ी उसमें विवाद भी रहा और उसी को लेकर फातिमा बीबी जी चर्चा में रहीं। ठीक है, ये भारतीय प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 के प्रावधान को लेकर एक डिस्प्यूट था वहाँ पर उनके राज्यपाल रहते समय फातिमा बीबी के तमिलनाडु के। तो इस बात को भी आप ध्यान में रखिएगा क्योंकि इस तरह से भी कोरिलेट करके प्रश्न बनता है। ये जो फातिमा बीबी हैं ये इनके जज बनने का जो प्रेरणा बताई जाती है वो अन्ना चांडी के नाम के आधार पर। ये जो अन्ना चांडी हैं ये केरल की ही हैं। ये न्यायमूर्ति अन्ना चांडी ये भारत की पहली महिला न्यायाधीश थी। क्लियर है? एक फैक्ट और आप नोट डाउन करिएगा कि भारत की पहली महिला न्यायाधीश का नाम क्या है? न्यायमूर्ति अन्ना चांडी। क्लियर है? ये 1937 में बनी थी और बाद में वो पहली महिला हाईकोर्ट न्यायाधीश भी बनी, ये केरल हाईकोर्ट में 1959 में। क्लियर है? तो ये दोनों फैक्ट याद रखेंगे कि भारत की पहली महिला हाईकोर्ट की न्यायाधीश कौन बनी? 1959 में केरल हाईकोर्ट की, उनका नाम है अन्ना चांडी। क्लियर है? इन्हीं से प्रेरित होकर ये आगे इनको लॉ कराया इनके पिता ने और फातिमा बीबी आगे चलकर सुप्रीम कोर्ट की पहली महिला जज बनी। क्लियर है? तो ये सारी बातें आप ध्यान में रखेंगे। एक कहानी के फॉर्मेट में आपको मैंने बताया और इसी तरह फैक्ट्स याद भी रहते हैं। ठीक है, फैक्ट्स को रटना नहीं होता, एक कहानी के फॉर्मेट में आप अपने दिमाग में उस बात को रखिए। अगला देखिए, अगला कह रहा है कि दिसंबर 2023 में भारत की कितनी विरासत परियोजनाओं को यूनेस्को एशिया प्रशांत पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया? तो याद रखिएगा भारत की 6 विरासत परियोजनाओं को दिसंबर 2023 में यूनेस्को एशिया प्रशांत पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया। कितनी विरासत को? 6 विरासत को। अगला देखिए, पूछा जा रहा है कि वह राज्य जिसे नवंबर 2023 में काजू के लिए भौगोलिक संकेतक यानी जीआई टैग प्राप्त हुआ वो कौन सा राज्य? तो गोवा। तो याद रखेंगे काजू को कहां पर जीआई टैग मिला? गोवा में। स्पष्ट रूप से याद रखेंगे। अगला देखिए, अगला प्रश्न पूछा जा रहा है कि नवंबर 2023 में इंडियन ग्रीन बिल्डिंग काउंसिल, जिसको शॉर्ट फॉर्म में आप कहते हैं आईजीबीसी, इसने घरेलू आवास क्षेत्र में टिकाऊ और पर्यावरण अनुकूल निर्माण को बढ़ावा देने के लिए किस नाम से रेटिंग और प्रमाणन पहल की शुरुआत की है? तो उसका नाम है नेस्ट, NEST। क्लियर है? यानी नेस्ट का संबंध किससे है? तो ये नेस्ट जो है ये घरेलू आवास क्षेत्र में टिकाऊ और पर्यावरण अनुकूल निर्माण को बढ़ावा देने के लिए एक रेटिंग और प्रमाणन पहल है और किसके द्वारा शुरू की गई? तो इंडियन ग्रीन बिल्डिंग काउंसिल यानी IGBC के द्वारा। क्लियर है? स्पष्ट हो गया? अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न पूछा जा रहा है कि हाल ही में भारतीय खगोल भौतिक संस्थान, जिसको शॉर्ट फॉर्म में IIA कहते हैं, इस IIA के खगोलविदों ने हानले लद्दाख में स्थित वेधशाला से हिमालय चंद्र टेलीस्कोप से रहस्यमय धूमकेतु की तस्वीर लेने की सफलता प्राप्त की है। ठीक है, तो उसका नाम क्या है? तो उसका नाम है धूमकेतु P/12 पोन्स ब्रुक्स। क्या नाम है? धूमकेतु P/12 पोन्स ब्रुक्स। अब देखिए इसको मैं थोड़ा सा ब्रेक करके आपको और इजी कर रहा हूं। सबसे बड़ी बात यह है कि जो ये रहस्यमय धूमकेतु की जो तस्वीर लेने में सफलता प्राप्त हुई है ये किसके द्वारा? तो याद रखेंगे भारतीय खगोल भौतिकी संस्थान हानले लद्दाख के खगोलविदों के द्वारा। पहली बात, यानी जो धूमकेतु P/12 पोन्स ब्रुक्स है इसकी तस्वीर लेने में सफलता किसने प्राप्त की? भारतीय खगोल भौतिकी संस्थान हानले लद्दाख के खगोलविदों ने। और किस टेलीस्कोप के माध्यम से? तो याद रखेंगे हिमालय चंद्र टेलीस्कोप यानी HCT के माध्यम से। क्लियर है? स्पष्ट हो गया? अगला प्रश्न देखिए, पूछा जा रहा है कि लंदन स्थित लग्जरी ट्रैवल पत्रिका कोडे नास्ट ने भारत के किस शहर को 2024 में एशिया में घूमने के लिए सबसे अच्छी जगहों में से एक के रूप में सूचीबद्ध किया है? तो उसका नाम है केरल का कोच्चि।
यानी केरल के कोच्चि को, जो कि एक भारतीय शहर है, 2024 में एशिया में घूमने के लिए सबसे अच्छी जगह के रूप में सूचीबद्ध किया है। और ये किसने किया है? तो लंदन में एक लग्जरी ट्रैवल पत्रिका है जिसका नाम है कोडे नास्ट, इसके द्वारा। क्लियर है? किस स्थान को, किस शहर को? कोच्चि, केरल को। अगला देखिए, पूछा जा रहा है कि हरियाणा के फरीदाबाद में 17 से 20 जनवरी 2024 तक आयोजित किए जाने वाले 9वें भारत अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव का केंद्रीय विषय क्या होगा? तो याद रखिएगा, ये जो 9वां भारत अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव है, इसका विषय होगा अमृतकाल में विज्ञान और प्रौद्योगिकी सार्वजनिक लोक संपर्क। क्या नाम है इसके विषय का? अमृतकाल में विज्ञान और प्रौद्योगिकी सार्वजनिक लोक संपर्क। और ये विषय किसका है? 9वें भारत अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव का। और अगर आपसे यह प्रश्न पूछा जाए कि ये जो भारत अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव है, इसका आयोजन कब होगा? तो ये आयोजन 17 से 20 जनवरी 2024 को होगा। कहाँ पर? फरीदाबाद में। और ये किस क्रम का है? 9वां है। तो यहाँ पर दो बातें स्पष्ट रूप से मैं इसको समराइज कर रहा हूँ कि जो 9वां भारत अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव है, ये 17 से 20 जनवरी 2024 को होगा हरियाणा के फरीदाबाद में। और इसकी थीम रखी गई है अमृतकाल में विज्ञान और प्रौद्योगिकी सार्वजनिक लोक संकल्प। ठीक है, सार्वजनिक लोक संपर्क। अगला देखिए, अगला प्रश्न पूछा जा रहा है कि नवंबर 2023 में किस राज्य से ज्ञानोदय एक्सप्रेस कॉलेज ऑन व्हील्स की शुरुआत की गई है? तो याद रखिएगा, जम्मू कश्मीर से ज्ञानोदय एक्सप्रेस कॉलेज ऑन व्हील्स की शुरुआत की गई। कहाँ से? जम्मू कश्मीर से। याद रखिएगा, ये रेलगाड़ी विभिन्न राज्यों से होकर गुजरेगी। और ये जो ज्ञानोदय एक्सप्रेस कॉलेज ऑन व्हील्स की शुरुआत है, इसके माध्यम से विद्यार्थियों की शैक्षिक तीर्थ यात्रा को कराया जा रहा है। क्लियर है? जिसकी शुरुआत कहाँ से हुई? जम्मू कश्मीर से। यानी ये विद्यार्थियों के लिए शैक्षिक तीर्थ की तरह होगा। क्लियर है? अगला देखिए, अगला प्रश्न पूछा जा रहा है कि भारत ने नवंबर 2023 में किस देश के साथ इनोवेशन इकोसिस्टम को बढ़ावा देने के लिए इनोवेशन हैंडशेक पहल को लॉन्च किया है? तो याद रखिएगा, सीधी सी बात है कि भारत ने इनोवेशन हैंडशेक पहल को जो लॉन्च किया है वो अमेरिका के साथ। किसके साथ? अमेरिका के साथ। अगला, अगले प्रश्न में पूछा जा रहा है कि नवंबर 2023 में किस राज्य ने शैक्षणिक संस्थानों और सरकारी नौकरियों में समग्र आरक्षण को बढ़ाकर 75% कर दिया है? तो याद रखिएगा, ये बिहार सरकार ने शैक्षणिक संस्थानों और सरकारी नौकरियों में समग्र आरक्षण को बढ़ाकर 75% कर दिया है। क्लियर है? किस राज्य ने? बिहार ने। देखिए, ये तो करंट का इशू है। कई बार होता क्या है कि करंट में अगर कोई टॉपिक है तो उसके स्टैटिक पार्ट से भी प्रश्न बन सकता है। जैसे यहाँ पर अगर पॉलिटी में प्रश्न बनाना हो तो क्या बन सकता है, और पूर्व में बना भी है यहाँ से प्रश्न। तो आपसे पूछा जा सकता है कि जो शैक्षणिक संस्थानों में आरक्षण है, इसके लिए कौन सा अनुच्छेद निर्धारित है? तो आपका जवाब क्या हो जाएगा? अनुच्छेद 15 का सब क्लॉज 5। क्लियर है? फिर पूछा जा सकता है कि ओबीसी वर्ग को नौकरी में आरक्षण किसके तहत? तो अनुच्छेद 16 के सब क्लॉज 4 के तहत। पूछा जा सकता है एससी एसटी के लिए, तो आप बताएंगे कि अनुच्छेद 16 के सब क्लॉज 4 के क के तहत एससी एसटी को नौकरी में आरक्षण। इसी तरह प्रश्न आपसे यह भी पूछा जा सकता है कि ईडब्ल्यूएस को जो 10% आरक्षण है, ये शैक्षणिक संस्थानों में किस अनुच्छेद के तहत? तब आपका जवाब होगा अनुच्छेद 15 के सब क्लॉज 6 के तहत। अगर ये पूछा जाए कि नौकरी में ईडब्ल्यूएस के लिए 10%, तो आपका जवाब होगा अनुच्छेद 16 के सब क्लॉज 6 के तहत। तो मेरे कहने का तात्पर्य ये था कि जो इसका स्टैटिक पार्ट है, वहां से भी आप इसको कोरिलेट करके अगर देखेंगे तो ये आपके लिए बेनिफिशियल होगा। क्लियर? अगला प्रश्न देखें, नवंबर 2023 में जीआई टैग प्राप्त करने वाली बेरी नाग चाय किस प्रदेश का उत्पाद है? तो याद रखिएगा कि बेरी नाग चाय को आप सीधे उत्तराखंड से कोरिलेट करेंगे और इसको नवंबर 2023 में जीआई टैग मिला है। बेरी नाग चाय कहां से? उत्तराखंड। अगला देखिए, पूछा जा रहा है कि असम के किन 2 रेलवे स्टेशनों ने नवंबर 2023 में ईट राइट स्टेशन प्रमाण पत्र प्राप्त किया है? तो याद रखिएगा, असम के उन 2 रेलवे स्टेशन में एक का नाम है रंगिया रेलवे स्टेशन और दूसरे रेलवे स्टेशन का नाम है मारियानी रेलवे स्टेशन। क्लियर है? तो याद रखेंगे, ये 2 रेलवे स्टेशन असम के हैं, रंगिया और मारियानी, और इनको नवंबर 2023 में ईट राइट स्टेशन का प्रमाण पत्र मिला है। किसको? रंगिया और मारियानी को। अगला देखिए, अगला प्रश्न पूछा जा रहा है कि गुजरात और पश्चिमी रेलवे क्षेत्र का वो पहला रेल कोच रेस्तरां जिसको नवंबर 2023 में राजकोट में लॉन्च किया गया, किस नाम से उसको लॉन्च किया गया है? तो याद रखिएगा, इसका नाम है ट्रैक साइड तड़का। क्या नाम रखा गया है? ट्रैक साइड तड़का। तो याद रखिएगा, गुजरात और पश्चिमी रेलवे क्षेत्र का ये पहला रेल कोच रेस्तरां है जिसका नाम है ट्रैक साइड तड़का। ठीक है? और ये कहां पर लॉन्च किया गया? राजकोट में। कब लॉन्च किया गया? नवंबर 2023 में। क्लियर है? याद रखेंगे। अगला देखिए, अगला प्रश्न पूछा जा रहा है कि हाल ही में किस हिमालयी राज्य में एलिसियस हिमालय नामक पौधे की एक नई प्रजाति खोजी गई है? तो याद रखिएगा, अरुणाचल प्रदेश में। तो याद रखेंगे, अरुणाचल प्रदेश में एलिसियस हिमालय नामक पौधे की एक प्रजाति को खोजा गया है। कहां पर? अरुणाचल प्रदेश में। याद रखेंगे, अरुणाचल प्रदेश में एलिसियस हिमालय नामक पौधे की प्रजाति को खोजा गया। अगला प्रश्न पूछा जा रहा है कि 9 नवंबर 2023 को भारत और अमेरिका के बीच
2+2 वार्ता का आयोजन कहां पर? तो याद रखिएगा नई दिल्ली में। तो याद रखेंगे 9 नवंबर 2023 को 2+2 वार्ता भारत और अमेरिका के बीच कहां पर? नई दिल्ली में। क्लियर है? और आप जानते हैं कि जो 2+2 वार्ता होती है ये दो देशों के वित्त मंत्री और विदेश मंत्री आपस में बैठते हैं और ये चर्चा होती है। क्लियर है? और ये 9 नवंबर को भारत और अमेरिका के बीच हुई वार्ता। अगला देखिए, और कहां पर हुई? नई दिल्ली में। अगला कह रहा है कि राष्ट्रीय आयुर्वेद दिवस 10 नवंबर 2023 की थीम क्या थी? तो सबसे पहली बात तो इस प्रश्न में ही एक प्रश्न छुपा है कि राष्ट्रीय आयुर्वेद दिवस कब मनाया जाता है? तो आपका सीधा जवाब हो जाएगा राष्ट्रीय आयुर्वेद दिवस 10 नवंबर 2023 को मनाया जाता है। और इसकी थीम क्या थी इस बार 10 नवंबर 2023 की? आयुर्वेद फॉर वन हेल्थ। क्या थीम थी? आयुर्वेद फॉर वन हेल्थ। तो याद रखेंगे आयुर्वेद फॉर वन हेल्थ थीम के साथ 10 नवंबर 2023 को राष्ट्रीय आयुर्वेद दिवस मनाया गया। अगला प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है कि नवंबर 2023 में किस राज्य के उच्च न्यायालय ने महादेव वन्यजीव अभयारण्य में टाइगर रिजर्व के गठन का आदेश दिया है? तो यहां पर आपका सही जवाब होगा गोवा उच्च न्यायालय ने। देखिए थोड़ा सा मिसप्रिंट है यहाँ पर, ये जो महादेव वन्यजीव अभयारण्य लिखा है ये महादेव वन्यजीव अभयारण्य नहीं है, महादेई वन्यजीव अभयारण्य है। क्लियर है? ये कौन सा वन्यजीव अभयारण्य है गोवा में? महादेई वन्यजीव अभयारण्य। देखिए है क्या मैटर, पहली बात तो ये याद रखिएगा कि गोवा के हाईकोर्ट ने महादेई वन्यजीव अभयारण्य में टाइगर रिजर्व गठन का आदेश दिया है। ठीक है? देखिए गोवा की एक जीवन रेखा कही जाती है महादेई नदी। क्लियर है? तो गोवा की जीवन रेखा मानी जाने वाली महादेई नदी कर्नाटक से निकलती है और इस अभयारण्य से होकर गुजरती है और एट लास्ट ये पणजी में अरब सागर में जाकर मिल जाती है। कौन सी नदी? महादेई नदी। क्लियर है? तो इसी महादेई नदी चूंकि इस अभयारण्य से होकर गुजरती है इसीलिए इसका नाम पड़ गया महादेई वन्यजीव अभयारण्य और इसको टाइगर रिजर्व के गठन का आदेश गोवा के हाईकोर्ट ने दिया। क्लियर है? अच्छा एक बात और, यहाँ पर पर्यावरण पारिस्थितिकी से प्रश्न क्या बन सकता है? याद रखिएगा उस अधिनियम का नाम पूछा जा सकता है जिसके तहत बाघ रिजर्व घोषित होता है। तो याद रखिएगा वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972। क्लियर है? वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 के तहत बाघ रिजर्व घोषित होता है। याद रखिएगा अगर आपसे यह प्रश्न पूछा जाए कि जब महादेई वन्यजीव अभयारण्य में टाइगर रिजर्व घोषित होगा तो ये भारत का कौन सा बाघ अभयारण्य होगा? तो याद रखिएगा ये देश का 55वां बाघ अभयारण्य होगा। कौन सा? 55वां बाघ अभयारण्य। ठीक है? तो ये सभी बातें आपको रिलेट करके याद रखेंगे। क्लियर है? अगला देखिए, अगला प्रश्न पूछा जा रहा है कि आजादी के अमृत महोत्सव और मेरी माटी मेरा देश अभियान कौन सा राज्य शीर्ष स्थान पर रहा? तो याद रखिएगा आजादी के अमृत महोत्सव और मेरी माटी मेरा देश अभियान में गुजरात शीर्ष स्थान पर रहा। अगला प्रश्न पूछा जा रहा है कि नवंबर 2023 में भारतीय तटरक्षक बल ने किस जहाज को सेवा मुक्त किया? तो याद रखिएगा नवंबर 2023 में भारतीय तटरक्षक बल ने संग्राम, ये जहाज है, इसको सेवा मुक्त किया। किसको? संग्राम को। अगला प्रश्न देखिए, पूछा जा रहा है कि सितंबर 2023 में जारी दुनिया के 132 देशों पर आधारित वैश्विक नवाचार सूचकांक 2023 में भारत को कौन सी रैंक प्राप्त हुई? तो याद रखिएगा ये जो सितंबर 2023 में वैश्विक नवाचार सूचकांक 2023 जारी हुआ इसमें भारत को 40वीं रैंक मिली थी। भारत को कौन सी रैंक मिली? 40वीं। क्लियर है? और ये कितने इसमें देश शामिल थे? 132 देश पर आधारित ये सूचकांक था जिसमें भारत को 40वां स्थान मिला है। अब यहाँ पर एक बात और आपको ध्यान में रखना होगा, सबसे बड़ी बात यह है कि जब कभी भी आप ये देखें कि रैंकिंग प्रदान की जा रही है तो उसमें एक बात आप जरूर याद रखिएगा कि ये किसके द्वारा जारी की जाती है। ठीक है? तो अगर आपसे ये प्रश्न पूछा जाए कि किसके द्वारा जारी की जाती है तो याद रखेंगे ये जो वैश्विक नवाचार सूचकांक है ये किसके द्वारा जारी किया गया था? तो ये जारी किया गया था WIPO के द्वारा। किसके द्वारा? WIPO के द्वारा, यानी विश्व बौद्धिक संपदा संगठन के द्वारा। ठीक है? तो नोट कर लीजिएगा कि विश्व बौद्धिक संपदा संगठन यानी WIPO के द्वारा वैश्विक नवाचार सूचकांक प्रकाशित हुआ जिसमें भारत को 40वीं रैंक मिली थी। अगर आपसे ये प्रश्न पूछ लिया जाए कि इसमें सबसे नवोन्मेषी अर्थव्यवस्था किसको बताया गया तो याद रखिएगा सबसे नवोन्मेषी में नंबर 1 पर स्विट्जरलैंड है, दूसरे नंबर पर USA है, तीसरे पर ब्रिटेन है और चौथे पर सिंगापुर है। क्लियर है? टॉप 3 तो जरूर याद रखिएगा, हालांकि सिंगापुर इसमें शामिल हो गया टॉप 5 में, इस दृष्टिकोण से आप ये सिंगापुर को भी ध्यान रखेंगे। तो टॉप पर है स्विट्जरलैंड। क्लियर है? और भारत की रैंक है 40वीं। अगला देखिए, पूछा जा रहा है कि इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर मैनेजमेंट डेवलपमेंट, इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर मैनेजमेंट डेवलपमेंट यानी IMD, इसके द्वारा जारी वर्ल्ड टैलेंट रैंकिंग 2023 में भारत को कौन सी रैंक प्राप्त हुई है? क्लियर है? तो याद रखिएगा वर्ल्ड टैलेंट रैंक 2023 में भारत को 56वीं रैंक प्रदान हुई है। किसमें? 56वीं रैंक प्रदान हुई है। किसमें? वर्ल्ड टैलेंट रैंकिंग 2023। और ये जो वर्ल्ड टैलेंट रैंकिंग 2023 है किसके द्वारा जारी की गई? IMD के द्वारा। याद है जब शुरुआत में हम लोग ये प्रश्नों की श्रृंखला प्रारंभ कर रहे थे तो उसमें शुरुआत में एक प्रश्न आया था, आप लोगों को याद होगा, जिसमें मैंने आपसे कहा था कि IMD के द्वारा ये जारी की जाती है। मैंने कोरिलेट किया था कि IMD के द्वारा ये रैंकिंग जारी की जाती है। वो कौन सी रैंकिंग थी? तो IMD से कोरिलेट करके ये दोनों रैंकिंग आप ध्यान में रखेंगे। तो मैंने आपसे ये कहा था
कि विश्व डिजिटल प्रतिस्पर्धात्मकता रैंकिंग WDCR, जिसमें भारत को 49वीं रैंकिंग थी, तो मैंने आपसे कहा था ये IMD द्वारा। तो यहाँ पर दो आप ध्यान रखेंगे कि IMD द्वारा अगर पूछा जाए वर्ल्ड टैलेंट रैंकिंग 2023, तो इसमें भारत को 56वीं रैंक मिली है कुल 64 अर्थव्यवस्थाओं में। और IMD के द्वारा एक और रैंकिंग जारी की जाती है जिसका नाम क्या है, उसका नाम है WDCR, यानी विश्व डिजिटल प्रतिस्पर्धात्मकता रैंकिंग, जिसमें भारत को 49वीं रैंकिंग है। क्लियर है? तो ये दोनों बातें आप ध्यान में रखेंगे, एक जगह इसको नोट डाउन कर लीजिएगा। अगला देखिए, अगला प्रश्न पूछा जा रहा है कि सितंबर 2023 में भारत के पहले कार्टोग्राफी संग्रहालय, जिसका नाम क्या है, जॉर्ज एवरेस्ट, का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो याद रखिएगा, सितंबर 2023 में जो भारत का पहला कार्टोग्राफी संग्रहालय जॉर्ज एवरेस्ट का उद्घाटन हुआ, ये उत्तराखंड के मसूरी में। कहाँ पर? उत्तराखंड के मसूरी में। अब देखिए, एक प्रश्न बन सकता है दिमाग में और एग्जाम में भी बन सकता है कि ये कार्टोग्राफी क्या है। तो देखिए, कार्टोग्राफी को हिंदी में बोला जाता है मानचित्र कला। क्लियर है? अब तो आप स्पष्ट हो गए होंगे। अगर आपसे ये प्रश्न पूछ लिया जाए कि कार्टोग्राफी के अंतर्गत किसका अध्ययन किया जाता है, तो आप क्या कहेंगे कि मानचित्र हो, या उनसे संबंधित उपकरण की रचना हो, या उसके सिद्धांत या उसके विधि का ज्ञान हो, ये अगर अध्ययन करना है तो इसको हम लोग कहते हैं कार्टोग्राफी। क्लियर है? और इसी कार्टोग्राफी संग्रहालय, जो भारत का पहला कार्टोग्राफी संग्रहालय है जॉर्ज एवरेस्ट, इसका उद्घाटन कहाँ पे हुआ? मसूरी, उत्तराखंड में। क्लियर है? अगला देखिए, अगला प्रश्न पूछा जा रहा है कि नवंबर 2023 में भारत की सबसे बड़ी शीत तेल उत्पादन सेवा किस राज्य में खोली गई? तो याद रखिएगा, भारत की सबसे बड़ी शीत तेल उत्पादन सेवा गुजरात राज्य में खोली गई। ठीक है? अब एक प्रश्न आपके दिमाग में आ रहा होगा कि ये जो शीत तेल उत्पादन सेवा जो सबसे बड़ी भारत में खोली गई गुजरात में, ये शीत तेल का मतलब क्या है, ये इसका उपयोग क्या है, इसका यूज क्या है? तो याद रखिएगा, शीत तेल यानी ठंडा तेल, इसको वनस्पति तेल भी कहा जाता है क्योंकि वहीं से ये प्राप्त होता है। और इसका जो शीत तेल है, इसका उपयोग जो है, ये जैविक कृषि में और प्राकृतिक कीट नियंत्रक के रूप में भी इसका प्रयोग किया जाता है। ठीक है? जैविक कृषि और प्राकृतिक कीट नियंत्रक के रूप में इसका प्रयोग किया जाता है शीत तेल का। और इसकी सबसे बड़ी जो उत्पादन सेवा इकाई है, उसको गुजरात में खोला गया है। क्लियर है? अब आप समझ गए। और याद रखिएगा, गुजरात में ये जो इकाई खोली जा रही है शीत तेल की, इसकी स्थापना भारत बोटेनिक्स के द्वारा किया जा रहा है। किसके द्वारा? भारत बोटेनिक्स के द्वारा। कई बार ये पूछ लिया जाता है कि ये किसके द्वारा उत्पादन सेवा इकाई शुरू की गई, तो याद रखेंगे भारत बोटेनिक्स के द्वारा। अगला देखिए, पूछा जा रहा है कि स्कूली शिक्षा के बदलते परिदृश्य को देखते हुए तेजी से बदलाव लाने के उद्देश्य से विश्व बैंक और भारत सरकार द्वारा किस राज्य में 22 सितंबर 2023 को चाक परियोजना को मंजूरी दी गई? तो याद रखिएगा, चाक परियोजना को मंजूरी दी गई है छत्तीसगढ़ के लिए। ठीक है? तो चाक परियोजना का संबंध किससे? छत्तीसगढ़ से। और ये चाक परियोजना किससे संबंधित है? तो स्कूली शिक्षा में बदलाव के लिए। और जो छत्तीसगढ़ में चाक परियोजना को मंजूरी मिली है, इसके लिए किन दो देशों, किन मतलब भारत के साथ किसका कोलैबोरेशन हुआ है? तो याद रखेंगे, विश्व बैंक और भारत सरकार के बीच कोलैबोरेशन हुआ है ताकि छत्तीसगढ़ में चाक परियोजना चले। और ये किसके लिए है? स्कूली शिक्षा के बदलाव के लिए। यहाँ पर एक बात और आपको ध्यान रखना है कि ये जो छत्तीसगढ़ में चाक परियोजना को मंजूरी मिली है भारत और विश्व बैंक के कोलैबोरेशन से, इसे अगले 5 वर्षों के लिए, यानी जुलाई 2023 से लेकर सितंबर 2028 तक, याद रखेंगे 5 वर्षों के लिए, जुलाई 2023 से सितंबर 2028 तक के लिए विश्व बैंक द्वारा इसमें $300 मिलियन की सहायता प्रदान की जाएगी। कितने मिलियन डॉलर की? $300 मिलियन। तो याद रखेंगे, प्रश्न ऐसे भी पूछा जाता है कि विश्व बैंक के द्वारा हाल ही में शिक्षा में एक व्यापक बदलाव के लिए $300 मिलियन की सहायता किस योजना के लिए दी गई? तो उसका नाम है चाक परियोजना। कहाँ के लिए? छत्तीसगढ़ के लिए। कितने वर्ष के लिए? 5 वर्ष, जुलाई 2023 से सितंबर 2028 तक। क्लियर है? एक एक पॉइंट आपको बिल्कुल क्लियर किया जा रहा है। कोई भी ऐसा नाम जो आपको परेशान कर सकता है, वो अपने विवेक के अनुसार मैं उसको एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ। क्लियर है? तो ये बात बिल्कुल आप स्पष्ट करते हुए चलेंगे। तो अगर किसी ने इन करेंट्स को पहले भी कवर कर रखा है या उनके पास सारे संसाधन उपलब्ध हैं, फिर भी अगर वो इससे कवर करेंगे तो उनको जरूर बेनिफिट मिलेगा। क्लियर है? हम अगले प्रश्न की तरफ चल रहे हैं। अगला प्रश्न पूछा जा रहा है कि भारत का पहला लाइट हाउस फेस्टिवल सितंबर 2023 में कहाँ पर आयोजित किया गया? तो याद रखिएगा, भारत का पहला लाइट हाउस फेस्टिवल जो है, ये गोवा में सितंबर 2023 में आयोजित किया गया। क्लियर है? भारत का पहला लाइट हाउस फेस्टिवल गोवा में। अगला प्रश्न देखिए, पूछा जा रहा है कि नई दिल्ली में 25 सितंबर 2023 को केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी के द्वारा भारत की पहली ग्रीन हाइड्रोजन फ्यूल बस को हरी झंडी दिखाई गई। इस सेल बस का निर्माण किसके द्वारा किया जा रहा है? तो याद रखेंगे, इसका निर्माण किसके द्वारा किया जा रहा है? तो इसका निर्माण इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड यानी IOCL के द्वारा किया जा रहा है। क्लियर है? तो यहाँ पर 2-3 बातें महत्वपूर्ण हैं। सबसे पहली बात ये आपको ध्यान में रखना है कि जो भारत की पहली ग्रीन हाइड्रोजन फ्यूल सेल बस है, इसको हरी झंडी कहाँ और किसने दिखाई? तो याद रखेंगे, केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी के द्वारा नई दिल्ली में इसको हरी झंडी दिखाई गई 25 सितंबर 2023 को। और दूसरी बात कि ये भारत की जो पहली ग्रीन हाइड्रोजन फ्यूल सेल बस है, ये किसके द्वारा निर्मित हो रही है? तो इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड यानी IOCL के द्वारा। क्लियर? इतनी बात आप ध्यान में रखिएगा। अगला प्रश्न देख लीजिए, पूछा जा रहा है कि जापानी कपड़ों की एक कंपनी है जिसका नाम है यूनिक्लो,
इसने सितंबर 2023 में भारत में अपना पहला ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। किसको? तो याद रखेंगे बॉलीवुड अभिनेत्री हैं जिनका नाम है कैटरीना कैफ। तो याद रखेंगे बॉलीवुड अभिनेत्री कैटरीना कैफ को जापान की एक कपड़ा कंपनी है जिसका नाम है यूनिक्लो, उसने अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है बॉलीवुड अभिनेत्री कैटरीना कैफ को। यानी कैटरीना कैफ किसकी ब्रांड एम्बेसडर बनी? यूनिक्लो। कहाँ की कंपनी है? जापान की कपड़ा कंपनी। अगला देखिए, अगला प्रश्न पूछा जा रहा है कि 19 सितंबर 2023 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पुराने संसद भवन का नाम क्या रखा? तो याद रखिएगा पुराने संसद भवन का नाम रखा गया है संविधान सदन। क्या नाम रखा गया है? संविधान सदन। अगला प्रश्न पूछा जा रहा है कि केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा सितंबर 2023 में जारी स्वच्छ वायु सर्वेक्षण रिपोर्ट 2023 में 10 लाख से अधिक आबादी वाले शहरों की श्रेणी में 3 शीर्ष स्थान पर कौन से शहर है? सबसे महत्वपूर्ण बात आपको यह ध्यान रखनी है कि यहाँ पर जो शहरों का नाम दिया गया किस कैटेगरी के ये शहर है? 10 लाख से अधिक आबादी वाले। तो याद रखिएगा 10 लाख से अधिक आबादी वाले शहर में पहले नंबर पर इंदौर है, दूसरे नंबर पर यहाँ पर आपका आगरा है और तीसरे नंबर पर थाने है। ठीक है, तो याद रखेंगे स्वच्छ वायु सर्वेक्षण रिपोर्ट 2023 किसके द्वारा आया? केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, महत्वपूर्ण है। और इसमें 10 लाख से अधिक आबादी में पहले नंबर पर इंदौर है, दूसरे पर आगरा है, तीसरे पर थाने। क्लियर है? याद रखेंगे उत्तर प्रदेश स्पेशल के आधार पर ये आगरा का स्थान दूसरा है। अगला देखिए, अगला प्रश्न पूछा जा रहा है कि एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स, इसका शॉर्ट फॉर्म है एडीआर, और नेशनल इलेक्शन वॉच यानी एनईडब्ल्यू के द्वारा सितंबर में जारी रिपोर्ट के अनुसार सांसदों के विरुद्ध आपराधिक मामले में कौन सा राज्य शीर्ष पर है? तो याद रखिएगा केरल राज्य इस मामले में शीर्ष पर है। यानी सितंबर 2023 में एक रिपोर्ट आई जिसके अनुसार सांसदों के विरुद्ध आपराधिक मामलों में केरल नंबर 1 पर है। और ये रिपोर्ट किसके द्वारा आई? तो एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स यानी एडीआर और नेशनल इलेक्शन वॉच के कोलैबोरेशन यानी एनईडब्ल्यू के कोलैबोरेशन से रिपोर्ट आई जिसमें केरल के सांसदों के खिलाफ सबसे ज्यादा आपराधिक मामले हैं। अगला देखिए, अगला प्रश्न पूछा जा रहा है कि सितंबर 2023 में भारतीय वायुसेना को पहला C-295 MW परिवहन विमान किस देश में मिला? पूछा जा रहा है किस देश में मिला? तो याद रखेंगे स्पेन में मिला। अब जरा इसके बारे में समझिए कि ये C-295 MW ये एक भारतीय वायुसेना का परिवहन विमान है, ठीक है, और ये स्पेन में मिला। देखिए यहां से प्रश्न बन सकते हैं क्योंकि इस तरह के प्रश्न बनते हैं। तो आपसे पहली बात तो ये पूछा जा सकता है कि ये जो C-295 MW सैन्य परिवहन विमान है इसके लिए भारत ने किसके साथ कोलैबोरेशन किया है, मतलब डील किसके साथ हुई है, एमओयू किसके साथ हस्ताक्षर हुए? तो याद रखेंगे एक फ्रांसीसी कंपनी है जिसका नाम है एयरबस डिफेंस एंड स्पेस। फ्रांसीसी कंपनी एयरबस डिफेंस एंड स्पेस के साथ ये सैन्य करार हुआ है। याद रखिएगा इसमें 56 विमान के लिए भारत के साथ ये करार हुआ था जिसमें से 40 विमान भारत में बनाने के लिए सहमति बनी थी और ये विमान भारत में बड़ोदरा में बनाए जाएंगे। और भारत में बड़ोदरा में ये जो विमान बनाए जाएंगे इसके लिए जो भारतीय कंपनी के साथ कोलैबोरेशन हुआ वो है टाटा कंपनी। क्लियर है? और जो पहला विमान मिला है C-295 MW ये स्पेन में मिला है, ठीक है। और ये जो पहला विमान आया C-295 MW विमान ये सबसे पहले बड़ोदरा में आया, ठीक है। और यहाँ पर इस विमान पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने स्वास्तिक का निशान बनाकर इसकी पूजा भी की थी। याद रखिएगा ये आगरा एयरबेस में तैनात होगा और इसका ट्रेनिंग सेंटर भी आगरा में बनेगा। क्लियर? तो ये सारी बातें आप C-295 MW सैन्य परिवहन विमान के संदर्भ में याद रखेंगे। क्लियर? अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न पूछा जा रहा है कि बिहार के किस नगर निगम ने आम लोगों के लिए कैश फॉर वेस्ट योजना प्रारंभ की? तो याद रखिएगा कैश फॉर वेस्ट योजना का प्रारंभ बिहार के पटना नगर निगम के द्वारा की गई है। कैश फॉर वेस्ट योजना, ठीक है, पटना नगर निगम के द्वारा। अगला कह रहा है कि सितंबर 2023 में भारतीय सेना में शामिल की गई डीआरडीओ द्वारा विकसित स्व निष्क्रिय एंटी टैंक माइंस क्या नाम है? विभव। अब देखिए यहां प्रश्न यह भी पूछा जा सकता है कि हाल ही में चर्चा में रहा विभव का संबंध किससे है? तो याद रखेंगे विभव क्या है? स्व निष्क्रिय एंटी टैंक माइंस है। दूसरी बात किसके द्वारा विभव को डेवलप किया गया? डीआरडीओ के द्वारा। यह भी बात ध्यान में रखेंगे। अगला देखिए, अगला प्रश्न पूछा जा रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 24 सितंबर 2023 को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से कितने राज्यों को जोड़ने वाली 9 वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन को हरी झंडी दिखाई? तो याद रखिएगा ये जो 9 वंदे भारत एक्सप्रेस को हरी झंडी दिखाई 24 सितंबर 2023 को प्रधानमंत्री ने, ये 11 राज्यों को जोड़ेगी। क्लियर है? ये 9 वंदे भारत ट्रेन 11 राज्यों को जोड़ेगी। 11 राज्यों का नाम एक बार देख लीजिए। राजस्थान है, तमिलनाडु है, तेलंगाना है, आंध्र प्रदेश है, कर्नाटक, बिहार, पश्चिम बंगाल, केरल, उड़ीसा, झारखंड और गुजरात। क्लियर? अगला देखिए, अगला प्रश्न पूछा जा रहा है कि केंद्रीय पर्यटन मंत्रालय ने पश्चिम बंगाल के किस गांव को सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव घोषित किया? तो याद रखिएगा सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव किसको घोषित किया गया है? किरीटेश्वरी को। किसको घोषित किया गया है? किरीटेश्वरी को। अच्छा,
एक नाम और आपने पढ़ा था जो कच्छ गुजरात में स्थित है, उसको सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव घोषित किया गया था। अब देख रहे हैं 2 सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव आ गए, लेकिन आप दोनों को कैसे अलग करेंगे? ये जो पश्चिम बंगाल का गांव है जिसको सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव घोषित किया गया, जिस गांव का नाम है किरीटेश्वरी, ये किसके द्वारा किया गया? केंद्रीय पर्यटन मंत्रालय के द्वारा। क्लियर है? और जो आपने धोरडो पढ़ा था जो कि कच्छ गुजरात में है और सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव चुना गया, किसके द्वारा चुना गया? तो ये संयुक्त राष्ट्र विश्व पर्यटन संगठन द्वारा चुना गया। क्लियर है? तो ये दोनों बातें स्पष्ट रूप से अगर आप याद रखेंगे तो कोई गलती नहीं होगी। ठीक है? तो ये किरीटेश्वरी गांव कहां पर है? तो ये पश्चिम बंगाल में है, जिसको केंद्रीय पर्यटन मंत्रालय के द्वारा सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव घोषित किया गया, जिसका नाम है किरीटेश्वरी गांव। क्लियर है? अगला देखिए, अगला प्रश्न पूछा जा रहा है कि सितंबर 2023 में केरल को अपने किस मार्ग पर पहली ऑरेंज वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन मिली है? तो याद रखिएगा, केरल के जिस मार्ग पर पहली ऑरेंज वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन मिली है उस मार्ग का नाम है अल्पुझा के रास्ते कासरकोड तिरुवनंतपुरम मार्ग। क्लियर है? तो याद रखेंगे, अल्पुझा के रास्ते कासरकोड तिरुवनंतपुरम मार्ग पर केरल को पहली ऑरेंज वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन मिली है सितंबर 2023 में। अगला प्रश्न पूछा जा रहा है कि सितंबर 2023 में कहां पर अंतर्राष्ट्रीय वकील सम्मेलन 2023 का आयोजन किया गया? तो याद रखिएगा, सितंबर 2023 में नई दिल्ली में अंतर्राष्ट्रीय वकील सम्मेलन 2023 का आयोजन किया गया। कहां पर? अगले प्रश्न में पूछा जा रहा है कि सितंबर 2023 में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद यानी आईसीसी, भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड बीसीसीआई और संयुक्त राष्ट्र बाल कोष यानी यूनिसेफ और केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय के कोलैबोरेशन से लैंगिक समानता को बढ़ावा देने के लिए किस ऑनलाइन मॉड्यूल को लॉन्च किया गया है? तो याद रखिएगा, उस ऑनलाइन मॉड्यूल का नाम क्या है? CRIII04 गुड। क्या नाम है? CRIII04 गुड। ये एक ऑनलाइन मॉड्यूल है जो कि लैंगिक समानता को बढ़ावा देने के लिए लॉन्च किया गया। किसके कोलैबोरेशन से? तो इसमें आईसीसी, बीसीसीआई, यूनिसेफ और भारत की जो शिक्षा मंत्रालय, केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय, इनके कोलैबोरेशन से इस लैंगिक समानता को बढ़ावा देने वाले ऑनलाइन मॉड्यूल को लॉन्च किया गया, जिसका नाम है CRIII04 गुड। क्लियर है? स्पष्ट रूप से याद रखेंगे। अगला देखिए, अगला प्रश्न पूछा जा रहा है कि सऊदी अरब के रियाद में 25 सितंबर 2023 को संपन्न विश्व धरोहर समिति की 45वें सत्र के दौरान यूनेस्को के द्वारा विश्व धरोहर सूची में किन 2 भारतीय स्थलों को शामिल किया गया? तो याद रखिएगा, सबसे पहले हम लोग उन 2 भारतीय स्थलों के नाम को देख लेते हैं। तो वो पश्चिम बंगाल का शांति निकेतन है और दूसरा है होयसल पवित्र मंदिर, जो कि कहां से संबंधित है? कर्नाटक से। क्लियर है? अब देखिए, यहां पर कई प्रश्न ऐसे भी बन सकते हैं जो इस प्रश्न में ही शामिल है। जैसे एक प्रश्न ये बन सकता है कि 2023 में जो विश्व धरोहर समिति की बैठक हुई, ये किस क्रम की बैठक थी? तो याद रखिएगा, ये 45वां सत्र था। क्लियर है? विश्व धरोहर समिति का ये 45वां सत्र था और कहां पर हुआ? तो याद रखेंगे, सऊदी अरब के रियाद में। ठीक है? तो ये जो विश्व धरोहर समिति का जो 45वां सत्र था, ये सऊदी अरब की रियाद में हुआ 25 सितंबर 2023 को। और इसी के दौरान यूनेस्को ने जो विश्व धरोहर सूची जारी की, उसमें 2 भारतीय स्थल को शामिल किया गया, जिसमें एक स्थल है शांति निकेतन जो कि पश्चिम बंगाल में है और दूसरा है होयसल का पवित्र मंदिर जो कि कर्नाटक राज्य से संबंधित है। क्लियर? तो ये सभी बातें याद रखेंगे, ये क्रम भी आप जरूर याद रखिएगा। अगला देखिए, अगला प्रश्न पूछा जा रहा है कि 14 से 16 सितंबर 2023 तक संयुक्त राष्ट्र अंतर्राष्ट्रीय व्यापार विधि आयोग, जिसको शॉर्ट फॉर्म में कहा जाता है UNCITRAL, इसके दक्षिण एशियाई सम्मेलन का आयोजन कहां किया गया? तो याद रखेंगे, नई दिल्ली में। क्लियर है? तो 2 बातें आपको ध्यान रखना है कि संयुक्त राष्ट्र अंतर्राष्ट्रीय व्यापार विधि आयोग यानी UNCITRAL, इसके दक्षिण एशियाई सम्मेलन का आयोजन नई दिल्ली में हुआ। कब से कब तक हुआ? तो याद रखेंगे, 14 से 16 सितंबर 2023 के बीच। अगला प्रश्न देखिए, पूछा जा रहा है कि वह राज्य सरकार जिसने माताओं, किशोर बालिकाओं और बच्चों के बीच पोषण संबंधी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए 14 सितंबर 2023 को मुख्यमंत्री संपूर्ण पुष्टि योजना की शुरुआत की। तो याद रखिएगा, ये योजना उड़ीसा राज्य सरकार की है। क्लियर है? तो 2 बातें याद रखनी है कि मुख्यमंत्री संपूर्ण पुष्टि योजना किसकी है? उड़ीसा राज्य सरकार की। उद्देश्य क्या है? तो माताओं, किशोर बालिकाओं, बच्चों के पोषण संबंधी आवश्यकताओं को पूरा करना। क्या योजना का नाम है? मुख्यमंत्री संपूर्ण पुष्टि योजना, उड़ीसा सरकार की। अगला देखिए, पूछा जा रहा है कि 18 सितंबर 2023 को मध्य प्रदेश के तत्कालीन मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने ओंकारेश्वर में मानधाता पर्वत पर महान दार्शनिक आदि शंकराचार्य की 108 फीट ऊंची प्रतिमा का अनावरण किया। इस प्रतिमा को क्या नाम दिया गया है? तो याद रखिएगा, इस प्रतिमा का नाम रखा गया है स्टैचू ऑफ वननेस। क्या नाम रखा गया है? स्टैचू ऑफ वननेस। तो 2 बातें याद रखनी है। सबसे महत्वपूर्ण बात कि आदि शंकराचार्य की 108 फीट ऊंची प्रतिमा का अनावरण कहां किया गया? तो याद रखेंगे, ओंकारेश्वर में मानधाता पर्वत पर। कितने फीट ऊंची है? 108 फीट। इसका उद्घाटन किसने किया था? अनावरण किसने किया था? तो उस समय मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान थे। क्लियर है? और याद रखेंगे, ये जो ओंकारेश्वर में मानधाता पर्वत पर 108 फीट ऊंची आदि शंकराचार्य की जो
प्रतिमा है इसका नाम क्या रखा गया है? स्टैचू ऑफ वननेस। क्लियर है? तो याद रखेंगे। सीधे पूछा जा सकता है कि स्टैचू ऑफ वननेस का संबंध किससे है? तो आदि शंकराचार्य से। अगला देखिए, पूछा जा रहा है कि सितंबर 2023 में संसद में पारित नारी शक्ति वंदन अधिनियम, जो कि 128वें संविधान संशोधन विधेयक 2023 के अंतर्गत आया, इसमें महिलाओं के लिए कितने प्रतिशत आरक्षण का प्रावधान है? तो याद रखिएगा, इसमें महिलाओं के लिए 33% आरक्षण का प्रावधान है। देखिए, यहाँ से एक प्रश्न या तो करंट से पूछा जाए और या तो पॉलिटी से कोरिलेट करके पूछा जाए। यहाँ से एक प्रश्न निश्चित रूप से बनना चाहिए, क्योंकि ये बहुत बहुत बड़ा टॉपिक है और बहुत बड़े समुदाय को टच करता है। दूसरी बात, अगर मान लीजिए कि किसी कारणवश प्रीलिम्स में नहीं पूछा गया, तो इस बात की पूरी संभावना है कि मेंस में जो निबंध का सेक्शन है वहां से ये प्रश्न जरूर बन जाए। तो देखिए, नारी शक्ति वंदन अधिनियम 2023 संसद से पारित हुआ। सबसे जो बेसिक प्रश्न बन सकता है कि ये किस संविधान संशोधन विधेयक देता है? तो आपको याद रखना है 128वां संविधान संशोधन विधेयक 2023 था। इसके तहत महिलाओं को जो आरक्षण दिया गया वो 33%। देखिए, यहाँ कुछ बातें पॉलिटी से कोरिलेट करके आपको ध्यान में रखनी होगी। जरा इसको नोट डाउन करिए, मैं कुछ बातें आपको बता रहा हूं। जैसे ये जो नारी शक्ति वंदन अधिनियम 2023 था, इस बिल के माध्यम से कुछ संशोधन भी किए गए, जैसे अनुच्छेद 339 ए में संशोधन। अब ये किसके लिए 339 ए? तो याद रखेंगे, अनुच्छेद 339 ए में संशोधन जो किया गया, इसमें 33% सीट दिल्ली एनसीआर में महिलाओं हेतु आरक्षित हुई है। ठीक है, तो अगर ये पूछा जाए कि दिल्ली एनसीआर में महिलाओं के लिए जो 33% सीट का आरक्षण किस अनुच्छेद में, तो आपका जवाब होगा 339 ए में। क्लियर है? 339। अगला एक अनुच्छेद है 330 ए। जो 330 ए है, इसमें लोकसभा में 1/3 सीट यानी 33% सीट महिलाओं के लिए आरक्षण की व्यवस्था की गई। किस अनुच्छेद में? अनुच्छेद 330 ए में। इसी तरह एक अनुच्छेद है अनुच्छेद 332 ए। 332 ए में राज्य की विधानसभा में महिलाओं के लिए स्थान की बात है। इसी अनुच्छेद 332 ए के में एक तीसरा खंड जोड़ा गया, जिसमें 1/3 सीट महिलाओं के आरक्षण की बात की गई। किसमें? राज्य विधानसभा में। क्लियर है? तो याद रखेंगे, राज्य विधानसभा में जो 1/3 सीट का आरक्षण है वो अनुच्छेद 332 ए के सब क्लॉज 3 में। क्लियर है? इसी तरह एक अनुच्छेद है अनुच्छेद 334 ए। इसमें क्या किया गया है? तो इसमें कहा गया, एक प्रावधान जोड़ा गया अनुच्छेद 334 ए में, जिसमें कहा गया कि ये जो महिलाओं के लिए आरक्षण दिया जा रहा है, इसे आरक्षण को जो अवधि है वो 15 वर्ष की होगी, और उसके बाद अगर आवश्यकता समझे तो संसद इसकी अवधि को बढ़ा सकती है। इस बात का प्रावधान किसमें है? अनुच्छेद 334 के ए में। क्लियर है? तो ये सारी बातें आपको ध्यान में रखनी होगी। अब जैसे अभी लोकसभा में कितनी सीटें? 543। जैसे ये कानून लागू होगा, महिलाओं की सीटों की संख्या कितनी हो जाएगी? 181। कितनी हो जाएगी? 181। अच्छा, अगर ये पूछ लिया जाए कि वर्तमान लोकसभा में महिलाओं की संख्या कितनी है, तो याद रखेंगे 82 महिलाएं हैं। ठीक है? अगर प्रतिशत में देखें तो ये 15% आती हैं। ठीक है? यानी लोकसभा में जो करंट टाइम में महिलाओं का जो कंट्रीब्यूशन है या इन्वॉल्वेशन है वो है 15% का, यानी 82 महिला। अगर वहीं राज्यसभा में परसेंटेज देखें तो ये लगभग 14% महिलाओं का योगदान है। ठीक है? तो ये सारी बातें आप ध्यान में रखेंगे। क्लियर है? आगे हम लोग और जब पॉलिटी में देखेंगे तो इसको और डिटेल में लेकिन इतनी बात तो आपको मिनिमम ध्यान में रखनी होगी। अगला देखिए, अगला प्रश्न पूछा जा रहा है कि आंध्र प्रदेश की किस मिठाई को सितंबर 2023 में जीआई टैग प्रदान किया गया? तो उस मिठाई का नाम है आव्रेयापुरम पुथारेकुल। क्या नाम है? आत्रेयापुरम पुथारेकुल। क्या नाम है? आत्रेयापुरम पुथारेकुल। ठीक है? ये मिठाई कहाँ की है? आंध्र प्रदेश की है। उसको जीआई टैग दिया गया है। इसका नाम है आत्रेयापुरम पुथारेकुल। ठीक है? अब ये थोड़ा सा यहाँ पर स्पष्ट नहीं है कि ये आत्रे है कि आवरे है। क्लियर है? तो थोड़ा सा इसको देख लेंगे। आत्रेयापुरम पुथारेकुल मिठाई है जो कि आंध्र प्रदेश की, इसको जीआई टैग मिला है। अगला देखिए, अगला प्रश्न पूछा जा रहा है कि वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड्स, जो कि कहाँ का? लंदन का, इसके द्वारा 19 अगस्त 2023 को किस ट्यूलिप गार्डन को एशिया का सबसे बड़ा ट्यूलिप गार्डन घोषित किया गया? तो सबसे पहली बात तो ये समझ लीजिए कि जो एशिया का सबसे बड़ा ट्यूलिप गार्डन घोषित किया गया, किसकी बात हो रही है? तो ये वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड्स लंदन के द्वारा ये घोषित किया गया। और ये किसको एशिया का सबसे बड़ा ट्यूलिप गार्डन घोषित किया गया? तो याद रखेंगे, इंदिरा गांधी मेमोरियल ट्यूलिप गार्डन श्रीनगर को। तो याद रखेंगे, वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड्स लंदन के द्वारा एशिया का सबसे बड़ा ट्यूलिप गार्डन घोषित किया गया। किसको? इंदिरा गांधी मेमोरियल ट्यूलिप गार्डन श्रीनगर को। ठीक है? तो ये बात ध्यान में रखेंगे। अगला देखिए, पूछा जा रहा है कि उदयनगर राजस्थान में 21 और 22 अगस्त 2023 को आयोजित 9वें राष्ट्रमंडल संसदीय संघ सम्मेलन 2023 की थीम क्या थी? तो याद रखिएगा, 9वें राष्ट्रमंडल संसदीय संघ सम्मेलन की थीम 2023 की डिजिटल युग में लोकतंत्र और सुशासन को सुदृढ़ करना थी। क्लियर है? तो सबसे पहली बात तो ये याद रखिएगा, 2-3 बातें आपको यहाँ महत्वपूर्ण है। सबसे पहली बात क्या कि जो राष्ट्रमंडल संसदीय संघ सम्मेलन 2023 था, ये किस क्रम का था? तो 9वां था।
दूसरी बात पूछी जा सकती है कि जो 9वां राष्ट्रमंडल संसदीय संघ सम्मेलन 2023 था, इसका आयोजन कहाँ पे हुआ? तो आपका जवाब होगा उदयपुर राजस्थान में। कहाँ आयोजन हुआ? उदयपुर राजस्थान में। कब से कब तक हुआ? तो 21 और 22 अगस्त 2023 को। तो दो बातें याद रखना है महत्वपूर्ण रूप से कि 9वें राष्ट्रमंडल संघीय संघ सम्मेलन 2023 का आयोजन राजस्थान के उदयपुर में, और इसकी थीम थी डिजिटल युग में लोकतंत्र और सुशासन को सुदृढ़ करना। क्लियर है? अगला देखिए, अगला प्रश्न पूछा जा रहा है कि अगस्त 2023 में भारत में पहले 3D मुद्रित डाकघर भवन का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो याद रखिएगा कि अगस्त 2023 में भारत में पहले 3D मुद्रित डाकघर का उद्घाटन बेंगलुरु में किया गया। कहाँ पर? बेंगलुरु में। अगला प्रश्न पूछा जा रहा है कि 18 अगस्त 2023 को G20 देशों के स्वास्थ्य मंत्रियों की बैठक कहाँ पर हुई? तो याद रखेंगे गुजरात के गांधीनगर में G20 देशों के स्वास्थ्य मंत्रियों की बैठक हुई 18 अगस्त 2023 को गुजरात के गांधीनगर में। अगला प्रश्न पूछा जा रहा है कि कहाँ पर भारत की सबसे बड़ी सर्कुलर रेलवे बनाने का निर्णय लिया गया? तो याद रखेंगे भारत की सबसे बड़ी सर्कुलर रेलवे बनाने का निर्णय बेंगलुरु में। क्लियर है? तो बेंगलुरु में भारत की सबसे बड़ी सर्कुलर रेलवे बनाने का निर्णय लिया गया बेंगलुरु में। अगला देखिए, पूछा जा रहा है कि भारत का पहला आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस स्कूल अगस्त 2023 में कहां पर शुरू किया गया? बहुत अच्छा प्रश्न है, याद रखिएगा। पूछा जा रहा है कि भारत का पहला एआई स्कूल कहां पर शुरू किया गया? तो याद रखेंगे केरल राज्य के तिरुवनंतपुरम में। ठीक है, भारत का पहला एआई मतलब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ये जो स्कूल है ये केरल के तिरुवनंतपुरम में शुरू किया गया। अगला प्रश्न पूछा जा रहा है कि अगस्त 2023 में इलेक्ट्रॉनिक और आईटी मंत्रालय भारत सरकार द्वारा कहां पर ग्राफीन अरोड़ा कार्यक्रम लॉन्च किया गया? तो याद रखेंगे ग्राफीन अरोड़ा कार्यक्रम केरल में लॉन्च किया गया। किसके द्वारा लॉन्च किया गया? तो इलेक्ट्रॉनिक और आईटी मंत्रालय के द्वारा। तो ये प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है कि केरल में लॉन्च हुआ ग्राफीन अरोड़ा कार्यक्रम किस मंत्रालय के द्वारा? तो याद रखेंगे इलेक्ट्रॉनिक और आईटी मंत्रालय भारत सरकार के द्वारा। अगला प्रश्न देखिए, पूछा जा रहा है कि वह राज्य सरकार जिसने अगस्त 2023 में आदिवासी बस्तियों को मुख्य रास्ते से जोड़ने के लिए भगवान बिरसा मुंडा जुड़ाव योजना प्रारंभ की है, तो उस राज्य का नाम क्या है? तो याद रखेंगे महाराष्ट्र। यहाँ पे गलती हो सकती है, आप ज्यादा भावुकता में आकर झारखंड लगा सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ भावुकता में नहीं आना है, यहाँ पर फैक्ट्स पर चलना है। ठीक है, और कई बार इस तरह के फैक्ट्स आते हैं जिसमें आपको चौंका दिया जाता है। तो याद रखिएगा आदिवासी वस्तुओं को मुख्य रास्ते से जोड़ने के लिए भगवान बिरसा मुंडा जुड़ाव योजना कहाँ की? महाराष्ट्र। अगला देखिए, अगला प्रश्न पूछा जा रहा है कि प्रमिला मलिक को सितंबर 2023 में किस राज्य की पहली महिला राज्य विधानसभा अध्यक्ष चुना गया है? तो याद रखेंगे उड़ीसा की, यानी उड़ीसा राज्य की पहली महिला राज्य विधानसभा अध्यक्ष कौन बन गई है? प्रमिला मलिक। क्या नाम है? प्रमिला मलिक। उड़ीसा राज्य की पहली महिला राज्य विधानसभा अध्यक्ष प्रमिला मलिक बनी। अगला प्रश्न पूछा जा रहा है कि राजस्थान में देश के 54वें टाइगर रिजर्व के रूप में किसको मंजूरी दी गई है? तो याद रखिएगा उस टाइगर रिजर्व का नाम क्या है? धौलपुर करौली टाइगर रिजर्व। क्या नाम रखा गया? धौलपुर करौली टाइगर रिजर्व, जिसको 54वें टाइगर रिजर्व के तौर पर मंजूरी मिली है। और ये जो धौलपुर करौली टाइगर रिजर्व है ये किस राज्य से संबंधित है? तो याद रखेंगे ये संबंधित है राजस्थान राज्य से। किस राज्य से संबंधित है? राजस्थान राज्य से संबंधित है धौलपुर करौली टाइगर रिजर्व। अगला देखिए, पूछा जा रहा है कि अगस्त 2023 में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने द बायोडाइवर्सिटी एटलस ऑफ मायम विलेज का अनावरण किया? तो याद रखेंगे गोवा के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत के द्वारा द बायोडाइवर्सिटी एटलस ऑफ मायम विलेज का अनावरण किया गया। किसके द्वारा? गोवा के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत जी के द्वारा। अगला पूछा जा रहा है कि हाल ही में भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने जापानी अंतरिक्ष संगठन जाक्सा के साथ मिलकर किस नाम से चंद्रमा पर अगला मिशन 2024-25 भेजने के लिए समझौता किया है? तो देखिए एक बात याद रखिएगा, सबसे पहले तो जो इस प्रश्न में ही है, अगर आपसे ये पूछा जाए कि जाक्सा कहाँ का अंतरिक्ष संगठन है तो आपका जवाब क्या होगा? जापान का। और जाक्सा का फुल फॉर्म भी अगर देखेंगे तो जापानीज एरोस्पेस एक्सप्लोरेशन एजेंसी। क्लियर है? और जाक्सा ने भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो के साथ एक कोलैबोरेशन किया है और कहा कि अब हम अगला चंद्रमा का जो मिशन है 2024-25 में भेजेंगे। उस मिशन का नाम क्या है? तो याद रखिएगा उस मिशन का नाम क्या रखा गया है? तो उस मिशन का नाम है लूपेक्स। क्या नाम रखा गया उस मिशन का? लूपेक्स नाम रखा गया है उस मिशन का, जो कि जापान और भारत की इसरो दोनों के द्वारा ये भेजा, यानी भारत की इसरो और जापान की जाक्सा दोनों मिलकर इस लूपेक्स मिशन को भेजेंगे चंद्रमा पर 2024-25 में। और लूपेक्स मिशन का फुल फॉर्म क्या है? तो इसका फुल फॉर्म है लूनर पोलर एक्सप्लोरेशन मिशन। ठीक है, लूनर पोलर एक्सप्लोरेशन मिशन। ठीक है, ये लूपेक्स मिशन का फुल फॉर्म है। क्लियर है? आप देखिए ये जो लूपेक्स मिशन है इसके बारे में एक बात और याद रखिएगा कि लूपेक्स मिशन जो है ये एक तो ध्रुवीय मिशन है, पोलर लिखा ही है, ये चंद्रमा के अंधेरे वाले क्षेत्र का निरीक्षण करने के लिए 90 डिग्री तक जाएगा।
क्लियर है? तो याद रखिएगा ये चंद्रमा के अंधेरे वाले क्षेत्र के निरीक्षण के लिए 90 डिग्री जाएगा। इस तरह से भी प्रश्न पूछा जा सकता है कि चंद्रमा के अंधेरे क्षेत्र में निरीक्षण के लिए 90 डिग्री तक जाने वाले मिशन का नाम क्या है? तो वहां पर आपको ल्यूपेक्स मिशन को टिक करना होगा। क्लियर है? अगला देखिए, पूछा जा रहा है कि भारतीय सेना द्वारा सितंबर 2023 में प्रारंभ प्रोजेक्ट नमन संबंधित किससे है? तो याद रखिएगा प्रोजेक्ट नमन जो है ये सैनिकों के परिजनों की शिकायत निवारण के लिए भारतीय सेना द्वारा ये लॉन्च किया गया, प्रारंभ किया गया। कब? सितंबर 2023 में। तो याद रखेंगे प्रोजेक्ट नमन का संबंध किससे है? सैनिकों के परिजनों की शिकायत के निवारण के लिए प्रोजेक्ट नमन बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला देखिए, पूछा जा रहा है कि 23 अगस्त 2023 को चंद्रमा के चंद्रमा के ध्रुव पर अपने मून लैंडर को सफलतापूर्वक लैंड कराने वाला दुनिया का पहला देश कौन सा बन गया है? तो याद रखिएगा दुनिया का वो पहला देश है भारत। क्लियर है? तो याद रखेंगे इस प्रश्न में आपसे क्या पूछा जा रहा है कि चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर मून लैंडर को सफलतापूर्वक लैंड कराने वाला दुनिया का पहला देश कौन सा है? भारत। और ये कब लैंड हुआ? 23 अगस्त 2023 को। याद रखिएगा ये तिथियां भी पूछी जाती हैं। जब मैं चंद्रयान 3 को डिटेल में इलेबोरेट कराऊंगा तो वहां पर मैं हर उन फैक्ट्स को आपको बताऊंगा, लेकिन अभी के लिए याद रखिएगा कि ये चंद्रमा पर जो दक्षिणी ध्रुव पर मून लैंडर सफलतापूर्वक उतरा, ये कब उतरा था? 23 अगस्त 2023 को। ये भी पूछा जा सकता है कि ये कब भारत से प्रक्षेपित हुआ था, कब उतरा था, जिस जगह पर उतरा उस जगह का नाम क्या रखा गया है। ठीक है? इन सभी बातों पर चर्चा होगी, लेकिन अभी के लिए ये सारे फैक्ट्स आप ध्यान में रखेंगे। शिव शक्ति पॉइंट किसको रखा गया? ठीक है? तो ये सारी चीजों पर चर्चा होगी, लेकिन अभी ये बात ध्यान में रखिएगा कि ये 23 अगस्त 2023 को चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर गया। और इसी के संदर्भित अभी आपने प्रश्न पढ़ा था ल्यूपेक्स मिशन। क्लियर है? जो कि जापान की अंतरिक्ष संगठन जैक्सा के साथ इसरो कोलैबोरेशन करके लॉन्च करेगा। अगला प्रश्न पूछा जा रहा है कि हाल ही में किस राज्य में दक्षिण पूर्व एशिया के सबसे बड़े अलवणीकरण संयंत्र की आधारशिला रखी गई? तो याद रखिएगा तमिलनाडु। क्लियर है? तो याद रखेंगे तमिलनाडु में दक्षिण पूर्व एशिया के सबसे बड़े अलवणीकरण संयंत्र की आधारशिला रखी गई। कहां पर? तमिलनाडु में। अगला प्रश्न पूछा जा रहा है कि नेशनल बोटेनिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट द्वारा विकसित 108 पंखुड़ियों वाले कमल के फूल की किस नई प्रजाति का अनावरण लखनऊ में 19 अगस्त 2023 को किया गया? तो याद रखिएगा उस प्रजाति का नाम है नमो 108। ठीक है? तो नमो 108 लखनऊ में इसका अनावरण हुआ। ये 108 पंखुड़ियों वाला कमल के फूल की एक नई प्रजाति है और इसको किसके द्वारा विकसित किया गया है? तो नेशनल बोटेनिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट के द्वारा। क्या नाम है इसका? नमो 108। अगला देखिए, अगला प्रश्न पूछा जा रहा है कि भारत की विमानन कंपनी एयर इंडिया ने अगस्त 2023 में किस नाम से अपने नए लोगो को जारी किया है? तो याद रखिएगा एयर इंडिया का जो नया लोगो है वो क्या है? द विस्टा। क्या नाम है? द विस्टा। तो सीधी बात याद रखिएगा द विस्टा लोगो जो है किससे संबंधित है? एयर इंडिया से। अगला प्रश्न पूछा जा रहा है कि वो प्रसिद्ध पूर्व क्रिकेटर जिसे पश्चिम बंगाल सरकार ने नवंबर 2023 में अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया। तो याद रखिएगा पश्चिम बंगाल सरकार ने पूर्व भारतीय क्रिकेटर सौरभ गांगुली को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। किसने? पश्चिम बंगाल सरकार ने। अगला देखिए, पूछा जा रहा है कि विश्व शहर दिवस 31 अक्टूबर 2023 को संयुक्त राष्ट्र शैक्षणिक एवं सांस्कृतिक संगठन यानी यूनेस्को के द्वारा दुनिया के 55 शहरों को रचनात्मक शहर नेटवर्क में शामिल करने की घोषणा की गई। इसमें किन दो भारतीय शहरों को शामिल किया गया? तो याद रखिएगा जो 55 रचनात्मक शहरों को विश्व शहर दिवस 31 अक्टूबर 2023 को यूनेस्को ने शामिल किया, उसमें भारत के दो शहर हैं। एक है ग्वालियर जो कि मध्य प्रदेश में है, इसे संगीत क्षेत्र के तहत लिया गया है, और दूसरा जो शहर है वो है कोझिकोड जो कि केरल राज्य में है और इसको साहित्य क्षेत्र से लिया गया। इनके क्षेत्र भी याद रखेंगे, ग्वालियर को संगीत क्षेत्र के लिए और कोझिकोड को साहित्य क्षेत्र के तहत इसको शामिल किया गया है। क्लियर है? तो ये बात ध्यान में रखिएगा। अगला देखिए, पूछा जा रहा है कि सितंबर 2023 में भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने मछुआरों की सुविधा के लिए किस अभिनव उपकरण का सफल परीक्षण किया है? तो उस उपकरण का नाम है नभ मित्र। ठीक है? तो दो बात ध्यान में याद रखेंगे कि सबसे पहली बात कोई नभ मित्र क्या है? तो याद रखेंगे मछुआरों की सुरक्षा के लिए ये एक उपकरण है जिसका नाम है नभ मित्र। और दूसरी सबसे महत्वपूर्ण बात कि जो मछुआरों की सुरक्षा के लिए ये जो अभिनव उपकरण है जिसका नाम है नभ मित्र, इसको किसके द्वारा इसका परीक्षण किया गया? तो याद रखेंगे इसरो के द्वारा। किसके द्वारा? इसरो के द्वारा, नभ मित्र। अगला देखिए, अगला प्रश्न पूछा जा रहा है कि प्रोजेक्ट 17 के तहत निर्मित 7वां और अंतिम स्टील्थ युद्धपोत जिसका जलावतरण 1 सितंबर 2023 को हुआ, क्या नाम है? तो याद रखेंगे महेंद्रगिरी। देखिए यहाँ प्रोजेक्ट दिया गया है, महेंद्रगिरी का जो जलावतरण हुआ 1 सितंबर 2023 को किस प्रोजेक्ट के तहत बन रहा है? तो ये प्रोजेक्ट 17 के तहत, और इसके तहत निर्मित ये 7वां और अंतिम स्टील्थ युद्धपोत है जिसका नाम क्या है? महेंद्रगिरी। क्लियर है? ये बात भी आप ध्यान रखेंगे। अगला देखिए, पूछा जा रहा है कि सितंबर 2023 में किसे
रेलवे बोर्ड की पहली महिला मुख्य कार्यकारी अधिकारी और अध्यक्ष नियुक्त किया गया है, तो उनका नाम क्या है? उनका नाम है जया वर्मा सिन्हा। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, याद रखिएगा, जया वर्मा सिन्हा जी, जिन्हें रेलवे में सीईओ और अध्यक्ष नियुक्त किया गया और इस प्रकार रेलवे बोर्ड की वो पहली महिला सीईओ और अध्यक्ष होंगी। नाम क्या है उनका? जया वर्मा सिन्हा। नाम याद रखेंगे, जया वर्मा सिन्हा। अगला देखिए, पूछा जा रहा है कि सितंबर 2023 में आधार से संबद्ध जन्म पंजीकरण शुरू करने वाला पूर्वोत्तर का पहला राज्य कौन बन गया? तो याद रखिएगा, सितंबर 2023 में आधार से संबद्ध जन्म पंजीकरण शुरू करने वाला पूर्वोत्तर का जो पहला राज्य है वो है नागालैंड। क्या नाम है राज्य का? नागालैंड। अगला प्रश्न पूछा जा रहा है कि 2 सितंबर 2023 को भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने अपने प्रक्षेपण वाहन पीएसएलवी C57 से भारत के किस पहले सौर मिशन का सफल प्रक्षेपण किया? ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। जितना चंद्रयान 3 है उसी तरह से ये आदित्य L1 भी इंपॉर्टेंट है। तो याद रखेंगे, आदित्य L1 को, जो कि भारत का पहला सौर मिशन है, इसको पीएसएलवी C57 से लॉन्च किया। किसके द्वारा? इसरो के द्वारा। और कब लॉन्च हुआ? तो याद रखेंगे, कब प्रक्षेपण हुआ सफल? तो याद रखेंगे 2 सितंबर 2023 को। तो याद रखेंगे 2 सितंबर 2023 को इसरो ने पीएसएलवी C57 से भारत के पहले सौर मिशन आदित्य L1 का सफल प्रक्षेपण किया, 2 सितंबर 2023 को। अगला देखिए, पूछा जा रहा है कि भारत में विश्व का पहला पोर्टेबल अस्पताल, जिसका नाम क्या है? आरोग्य मैत्री क्यूब, कहाँ लॉन्च किया गया? तो याद रखेंगे गुजरात के गांधीनगर में। तो याद रखेंगे, गुजरात के गांधीनगर में भारत में विश्व का पहला पोर्टेबल अस्पताल, जिसका नाम है आरोग्य मैत्री क्यूब, इसको लॉन्च किया गया। कहां पर? गुजरात के गांधीनगर में। अगला प्रश्न देखिए, पूछा जा रहा है कि 1 सितंबर 2023 को केंद्रीय रक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद यानी एनसीईआरटी को किसका दर्जा दिया है? तो याद रखिएगा, अब एनसीईआरटी को डीम्ड यूनिवर्सिटी का दर्जा मिल गया है। कब? 1 सितंबर 2023 को केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के द्वारा। अगला देखिए, पूछा जा रहा है कि सितंबर 2023 में पारंपरिक चिकित्सा पर गुजरात घोषणा पत्र किसने जारी किया? तो याद रखेंगे, विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO ने पारंपरिक चिकित्सा पर गुजरात घोषणा पत्र जारी किया। तो याद रखेंगे, सितंबर 2023 में पारंपरिक चिकित्सा पर गुजरात घोषणा पत्र WHO के द्वारा जारी किया गया। अगला प्रश्न है, हैदराबाद स्थित नवाचार कंपनी, जिसका नाम क्या है? ग्रेने रोबोटिक्स, इसके द्वारा सितंबर 2023 में किस नाम से भारत के पहले AI संचालित एंटी ड्रोन सिस्टम को लॉन्च किया गया? तो याद रखिएगा, इस भारत के पहले AI संचालित एंटी ड्रोन सिस्टम का नाम है इंद्रजाल। तो याद रखिएगा, AI संचालित मतलब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस द्वारा संचालित एंटी ड्रोन सिस्टम, जो भारत का पहला AI संचालित एंटी ड्रोन सिस्टम होगा, उसका नाम है इंद्रजाल। और किसके द्वारा लॉन्च किया गया? तो याद रखेंगे, हैदराबाद की एक कंपनी है जिसका नाम है ग्रेने रोबोटिक्स। क्या नाम है? ग्रेने रोबोटिक्स। और उस रोबोट का नाम क्या है? एंटी ड्रोन सिस्टम का नाम क्या है? तो याद रखेंगे, इंद्रजाल। ठीक है, AI संचालित एंटी ड्रोन सिस्टम, इंद्रजाल नाम है। अगला देखिए, पूछा जा रहा है कि 9 सितंबर 2023 को G20 की अध्यक्षता के तहत रूट्स पास्ट प्रेजेंट एंड कंटिन्यूअस प्रदर्शनी का आयोजन कहाँ किया गया? तो याद रखेंगे, नई दिल्ली में G20 अध्यक्षता के तहत रूट्स पास्ट प्रेजेंट एंड कंटिन्यूअस प्रदर्शनी का आयोजन नई दिल्ली में किया गया। अगला प्रश्न पूछा जा रहा है कि 6 सितंबर 2023 को भारत के पहले सौर शहर यानी सोलर सिटी का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो याद रखेंगे, भारत का पहला सोलर सिटी का उद्घाटन सांची मध्य प्रदेश में किया गया। कहाँ पर? सांची मध्य प्रदेश में जो है भारत के पहले सौर शहर का उद्घाटन किया गया, सांची मध्य प्रदेश में। अगला देखिए, पूछा जा रहा है कि सितंबर 2023 में शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के द्वारा शुरू किया गया मालवीय कार्यक्रम, ये किससे संबंधित है? तो याद रखिएगा, जो सितंबर 2023 में मालवीय कार्यक्रम शुरू किया शिक्षा मंत्री ने, ये यूजीसी समर्पित शिक्षक प्रशिक्षण से संबंधित है। यानी यूजीसी समर्पित जो शिक्षक प्रशिक्षण है, उस कार्यक्रम का नाम रखा गया मालवीय कार्यक्रम। ठीक है, यूजीसी समर्पित शिक्षण प्रशिक्षण कार्यक्रम है मालवीय कार्यक्रम। अगला देखिए, पूछा जा रहा है कि अगस्त 2023 में जम्मू कश्मीर के किन 2 उत्पादों को जीआई टैग दिया गया? तो याद रखेंगे, चिकरी वुड क्राफ्ट कहाँ का है? राजौरी का, और मुस्क बुदजी चावल अनंतनाग का। इसको जम्मू कश्मीर के ये 2 उत्पाद हैं जिनको जीआई टैग मिला। कब? अगस्त 2023 में। चिकरी वुड क्राफ्ट राजौरी और मुस्क बुदजी चावल अनंतनाग। अगला देखिए, पूछा जा रहा है कि भारत के किस राज्य ने हाल ही में हस्तशिल्प एवं हथकरघा निगम का नाम बदलकर हिमक्राफ्ट कर दिया है? तो याद रखिएगा, हिमाचल प्रदेश में जो हस्तशिल्प एवं हथकरघा निगम था, अब इसका नाम बदल के हिमक्राफ्ट हो गया है। कहाँ पर? हिमाचल प्रदेश में। अगला देखिए, पूछा जा रहा है कि अगस्त 2023 में किस राज्य ने पिछड़े वर्गों के लिए गुरु गोरखनाथ बोर्ड का गठन किया है? तो याद रखिएगा, पिछड़े वर्गों के लिए गुरु गोरखनाथ बोर्ड का गठन राजस्थान में अगस्त 2023 में किया गया। अगला प्रश्न पूछा जा रहा है कि अगस्त 2023 में किस देश ने पूर्व भारतीय छात्रों को 5 वर्ष के लिए
शेंगेन वीजा देने की घोषणा की है? तो याद रखेंगे पूर्व भारतीय छात्रों को 5 वर्ष के लिए जो शेंगेन वीजा देने की घोषणा है वो फ्रांस ने की है। पूर्व भारतीय छात्रों को शेंगेन वीजा 5 वर्ष के लिए फ्रांस ने देने की घोषणा की है। अगला प्रश्न पूछा जा रहा है कि अगस्त 2023 में यूएन विमेन ने केरल सरकार के साथ मिलकर किस समझौते पर हस्ताक्षर किया है? तो उसका नाम है महिला अनुकूल पर्यटन पहल। ठीक है, तो याद रखेंगे महिला अनुकूल पर्यटन पहल के लिए केरल सरकार और यूएन विमेन के बीच एक हस्ताक्षर हुआ। कब? अगस्त 2023 में। महिला अनुकूल पर्यटन पहल। अगला देखिए, अगला प्रश्न कह रहा है कि भारत में गठित की जाने वाली पहली दक्षिण पश्चिम इंटीग्रेटेड थिएटर कमांड का मुख्यालय कहां पर स्थापित किया जाएगा? तो याद रखेंगे देश में गठित की जाने वाली पहली दक्षिण पश्चिम इंटीग्रेटेड थिएटर कमांड का मुख्यालय जयपुर में स्थापित होगा। तो याद रखेंगे दक्षिण पश्चिम इंटीग्रेटेड थिएटर कमांड का मुख्यालय जयपुर में। अगला प्रश्न पूछा जा रहा है कि अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संघ, जिसको शॉर्ट फॉर्म में आईएयू कहते हैं, इसके द्वारा हाल ही में किस भारतीय खगोल विज्ञानी के नाम पर एक छोटे ग्रह का नाम रखा गया है? तो उसका नाम है अश्विन शेखर। क्लियर है, तो याद रखेंगे अश्विन शेखर एक भारतीय खगोल विज्ञानी हैं। इन्हीं के नाम के आधार पर एक छोटे उपग्रह का नाम रखा है। किसने? अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संघ ने। और उन खगोल विज्ञानी का नाम क्या है? तो वो भारत के हैं, उनका नाम है अश्विन शेखर। क्या नाम है? अश्विन शेखर। अगला प्रश्न है, भारतीय मूल की वह अमेरिकी महिला अंतरिक्ष यात्री जिन्होंने 11 जुलाई 2023 को वर्जिन गैलकेट स्पेसशिप से अंतरिक्ष यात्रा की है, तो उनका नाम है शिरीषा बांदला। क्लियर है, तो याद रखेंगे शिरीषा बांदला जो कि भारतीय मूल की अमेरिकी महिला अंतरिक्ष यात्री हैं। इन्होंने 11 जुलाई 2023 को वर्जिन गैलकेट स्पेसशिप से अंतरिक्ष यात्रा की है। उनका नाम क्या है? शिरीषा बांदला। अगला देखिए, अगला प्रश्न पूछा जा रहा है कि जुलाई 2023 में जारी ऑल इंडिया टाइगर एस्टिमेशन रिपोर्ट 2022 में भारत में 2022 में बाघों की संख्या बढ़कर कितनी हो गई है? तो याद रखिएगा जुलाई 2023 में जो ऑल इंडिया टाइगर एस्टिमेशन रिपोर्ट 2022 आई है उसमें 2022 में बाघों की संख्या बढ़कर 3682 बताई गई है। कितनी बताई गई है? 3682 बताई गई है। क्लियर है? अब देखिए यहाँ पर एक बात याद रखिएगा कि जो भारत में बाघों की जो जनगणना होती है वो प्रत्येक 4 वर्ष में होती है। क्लियर है, यानी जो भारत में बाघों की जनसंख्या थी पहले वो ही 2018 में, उस समय बाघों की संख्या थी 2967। क्लियर है, और जो 2022 में रिपोर्ट आई इसके अनुसार वर्तमान में बाघों की जो संख्या है औसत वो कितनी है? 3682। 3682 और ये 6% वार्षिक वृद्धि इसमें दर्ज की गई है। क्लियर है, और एक बात और याद रखिएगा कि भारत विश्व की लगभग 75% बाघ आबादी का घर बन गया है। ठीक है, यानी भारत में जो विश्व की लगभग 75% बाघ आबादी रह रही है। तो ये बात ध्यान है। यहाँ एक प्रश्न और बन सकता है कि भारत में बाघ के मामले में नंबर 1 पर कौन सा स्टेट है? तो याद रखेंगे मध्य प्रदेश नंबर 1 पर है, दूसरे पर कर्नाटक है, तीसरे पर उत्तराखंड है, चौथे पर महाराष्ट्र। क्लियर है? अगला देखिए, पूछा जा रहा है कि 1 अगस्त 2023 को केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने बुनियादी साक्षरता को बढ़ावा देने के लिए किस ऐप को लॉन्च किया? तो उसका नाम है उल्लास। तो याद रखेंगे उल्लास ऐप का संबंध किससे है? तो ये बुनियादी साक्षरता को बढ़ावा देने के लिए उल्लास ऐप किसके द्वारा लॉन्च किया गया? तो शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के द्वारा। उल्लास का अगर हम फुल फॉर्म देखें तो उल्लास का फुल फॉर्म है अंडरस्टैंडिंग लाइफ लॉन्ग लर्निंग फॉर ऑल इन सोसाइटी। उल्लास का फुल फॉर्म क्या है? अंडरस्टैंडिंग लाइफ लॉन्ग लर्निंग फॉर ऑल इन सोसाइटी। अगला देखिए, पूछा जा रहा है कि भारत का पहला मत्स्य पालन अटल उस्मायन केंद्र किस विश्वविद्यालय में खोला जाएगा? तो याद रखेंगे केरल यूनिवर्सिटी ऑफ फिशरीज एंड आसियन स्टडीज, यानी जो विश्वविद्यालय का नाम क्या है? केरल यूनिवर्सिटी ऑफ फिशरीज एंड आसियन स्टडीज। इसी में भारत का पहला मत्स्य पालन अटल उस्मायन केंद्र खोला जाएगा। क्लियर है? अगला देखिए, पूछा जा रहा है कि अगस्त 2023 में किस राज्य में मैंग्रोव सेल की स्थापना की घोषणा की गई? तो याद रखिएगा पश्चिम बंगाल में मैंग्रोव सेल की स्थापना की घोषणा की गई। कहां पर? पश्चिम बंगाल में। अगला प्रश्न देखिए, पूछा जा रहा है कि राजस्थान में किस स्थान पर दुनिया का पहला हेरिटेज रिवर फ्रंट बनाया गया है? तो याद रखेंगे दुनिया का पहला हेरिटेज रिवर फ्रंट कोटा में चंबल नदी के तट पर बनाया गया। और कोटा कहां पर है? राजस्थान में। याद रखेंगे राजस्थान के कोटा में चंबल नदी के तट पर दुनिया का पहला हेरिटेज रिवर फ्रंट बनाया गया। कहां पर? कोटा में। अगला प्रश्न देखिए, पूछा जा रहा है कि भारत का वह शहर जो जुलाई 2023 में विश्व शहर कल्चर फोरम यानी WCCF का सदस्य बनने वाला पहला भारतीय शहर बना है। तो याद रखिएगा WCCF का सदस्य बनने वाला भारत का पहला शहर है बेंगलुरु। क्या नाम है? बेंगलुरु। तो याद रखेंगे कि विश्व शहर कल्चर फोरम यानी WCCF का सदस्य बना है बेंगलुरु। अगला देखिए, पूछा जा रहा है कि 24 से 26 जुलाई 2023 के बीच कहां पर G20 आपदा जोखिम न्यूनीकरण कार्य समूह की तीसरी और अंतिम बैठक का आयोजन किया गया? तो याद रखिएगा चेन्नई में। तो याद रखेंगे चेन्नई में G20
आपदा जोखिम न्यूनीकरण समूह की जो तीसरी और अंतिम बैठक थी वो चेन्नई में आयोजित की गई थी। अगला प्रश्न पूछा जा रहा है कि जुलाई 2023 में नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने मध्य प्रदेश में कहां पर 3 पायलट प्रशिक्षण स्कूल, इंडियन फ्लाइंग अकादमी, फ्लाई ओला एविएशन अकादमी और एक हेलीकॉप्टर एफटीओ का शुभारंभ किया था? तो याद रखिएगा खजुराहो में। तो ये बात सीधी याद रखिएगा कि मध्य प्रदेश में 3 पायलट प्रशिक्षण स्कूल का जो शुभारंभ है वो केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने इसका शुभारंभ खजुराहो से किया था। अगला प्रश्न पूछा जा रहा है कि 19 से 21 जुलाई 2023 तक चौथी G20 रोजगार कार्य समूह की बैठक का आयोजन कहां किया गया? तो याद रखेंगे इंदौर में। तो ध्यान रखिएगा 19 से 21 जुलाई 2023 तक चौथी G20 रोजगार कार्य समूह की बैठक का आयोजन इंदौर में किया गया। अगला प्रश्न पूछा जा रहा है कि जुलाई 2023 में EPR एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर्स रिस्पॉन्सिबिलिटी क्रेडिट प्राप्त करने वाला देश का पहला शहरी निकाय कौन बन गया है? तो याद रखिएगा मध्य प्रदेश का इंदौर, यानी मध्य प्रदेश राज्य का इंदौर वो पहला शहरी निकाय हो गया है जिसको EPR क्रेडिट प्राप्त हुआ है। ठीक है, एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर्स रिस्पॉन्सिबिलिटी क्रेडिट प्राप्त हुई है इंदौर शहरी निकाय को। कब? जुलाई 2023 में। अगला प्रश्न देखिए, पूछा जा रहा है कि 14 जुलाई 2023 को आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा स्थित सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से इसरो द्वारा किस रॉकेट से चंद्रयान 3 का सफल प्रक्षेपण किया गया? तो याद रखिएगा उस रॉकेट का नाम क्या है? LVM3M4। क्या नाम है? LVM3M4, जिससे चंद्रयान 3 को लॉन्च किया इसरो के द्वारा। कहां से? आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा से। और कब लॉन्च किया गया? 14 जुलाई 2023 को। ठीक है, और अभी हमने आपको बताया था कि ये पहुंचा कब था वहां पर, तो हमने आपसे कहा था 23 मार्च को। कब पहुंचा था? 23 मार्च 2023 को ये पहुंचा था और 14 जुलाई को इसको प्रक्षेपित किया गया था। क्लियर? तो ये सारी बातें आपको ध्यान में रखनी होंगी कि 23 मार्च को वहां पर सफल लैंडिंग की थी और जो ये प्रक्षेपित किया गया था यहाँ से श्रीहरिकोटा से LVM3M4 रॉकेट से, ये 14 जुलाई 2023 को। क्लियर है? और 23 अगस्त 2023 को ये लैंड किया। अगला देखिए, पूछा जा रहा है कि 12 जुलाई 2023 को केंद्र सरकार ने पत्तन पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय द्वारा समुद्री क्षेत्र में सटीक नेविगेशन के लिए कौन सी प्रणाली लॉन्च की है? तो याद रखिएगा उसका नाम है सागर संपर्क। कौन सी प्रणाली है? सागर संपर्क। तो याद रखेंगे 12 जुलाई 2023 को केंद्र सरकार ने सटीक नेविगेशन के लिए जो प्रणाली लॉन्च की उसका नाम क्या है? सागर संपर्क। याद रखेंगे सागर संपर्क। अगला देखिए, पूछा जा रहा है कि जुलाई 2023 में G20 वित्त और केंद्रीय बैंक प्रतिनिधियों की बैठक किस शहर में हुई? तो याद रखेंगे जुलाई 2023 में G20 वित्त और केंद्रीय बैंक प्रतिनिधियों की बैठक गुजरात के गांधीनगर में हुई। क्लियर है? अगला देखिए, यहां पर देखिए राष्ट्रीय घटनाक्रम से संबंधित जितने भी वन लाइनर पार्ट है वो कंप्लीट हो गए और जहां जहां आवश्यकता महसूस हुई वहां पर उसका डिटेल एक्सप्लेनेशन भी किया गया। और जब आगे इसी मैगजीन के जो डिटेल जो टॉपिक्स हैं उनको जब कवर करेंगे तो और कई तथ्य उसमें समायोजित होंगे और इस प्रकार करंट को 360 डिग्री में एज ए सब्जेक्ट कवर कराया जाएगा ताकि इसमें आने वाली समस्याओं को दूर किया जा सके। अगली क्लास में हम लोग अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम के वन लाइनर पार्ट और अन्य टॉपिक को कवर कर लेंगे और उसके बाद फिर हम लोग डिटेल एक्सप्लेनेशन वाले जो टॉपिक हैं उनको भी कंप्लीट करेंगे। शुभकामनाओं के साथ आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।